हुआ है क्या रिकॉर्डिंग स्टार्ट? यस सर। यस सर। ओके सर, ठीक है। ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा, इकोनॉमिक्स क्लास, और इकोनॉमिक्स में हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स में इलास्टिसिटी ऑफ, बोलो, डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक यू सर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कुछ होमवर्क भी था क्या ड्राइंग का? हाँ, कुछ ड्राइंग का होमवर्क था? यस मतलब सर। ग्राफ को प्लॉट करना था, और ग्राफ प्लॉट करके आपको कोएफिशिएंट ऑफ बताना। प्राइस इलास्टिसिटी। हाँ बोलो। कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी का कोएफिशिएंट ग्राफ। ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, या फिर डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अच्छा, किसी किसी ने मेरे को होमवर्क सेंड किया है, जैसे कि मन्नन ने मुझे अभी शेयर किया, प्रज्ञा ने मुझे शेयर किया था, और नमिता मोस्ट प्रॉब्ली शेयर किया था मुझे, अर्पिता ने भी शेयर किया था, और किसी ने शेयर किया था मुझे मैंने जिन लोगों का नाम लिया उनको छोड़ के और किसी ने शेयर किया क्या? मैंने देखा नहीं बाई चांस ऐसा। अच्छा, उसमें सभी ने आपका एग्जाम्पल सबको ही नहीं दिया, तो मैं अर्पिता का भी चेक कर रहा हूँ। अर्पिता ने एग्जाम्पल दिया, अर्पिता ने एग्जाम्पल यूज़ किया। जैसे मानो कि एक मिनट रुको, अर्पिता ने क्या क्या एग्जाम्पल दिया मैं आपको अभी बताता हूँ। आप लोग भी एग्जाम्पल्स के लिए ज़रूर किए होंगे। जैसे अगर मैं ED इक्वल्स टू 1 का बात करूं, मतलब जिस पॉइंट में ED इक्वल्स टू 1 था, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एनी प्रोडक्ट जब इक्वल्स टू 1 है, तो अर्पिता ने बताया कि टीवी मतलब टेलीविजन, अर्पिता टेलीविजन, टीवी इन द सेंस यस सर। टीवी का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल है, मतलब ED इक्वल्स टू 1 होगा, यूनिट इलास्टिक होगा। क्यों? रीजन क्या है, थोड़ा समझा दे। ED इक्वल्स टू 0 बोला है मेडिसिन का, मेडिसिन का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0। क्यों सर? प्राइस कुछ भी हो, प्राइस फैक्टर कुछ भी हो, बट डिमांड, सर डिमांड बेड़े ही जाए, डिमांड बढ़ता ही रहता है। ED इक्वल्स टू 0 मतलब वॉट एवर बी दी प्राइस पॉइंट, फर्क नहीं पड़ता, यही है ना ED इक्वल्स टू 0 का। प्राइस ऑफ द कमोडिटी डज नॉट इन्फ्लुएंस डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी, and that situation is called perfectly inelastic demand. In perfect inelastic demand, डिमांड का विल बी वर्टिकल, मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी डज नॉट मैटर, प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। हाँ चलो सर, मेडिसिन एक अच्छा एग्जांपल है। अच्छा, ED लेस देन 1 में टोबैको, ED लेस देन 1 में टोबैको, क्यों सर? ED लेस देन 1 में टोबैको क्यों? संपद ने भी किया, मुझे अभी शेयर किया, वेरी गुड संपद। ED इक्वल्स टू टोबैको क्यों? बोल अर्पिता। আমার করা ছিল, আমি শুধু ভুলে গেছিলাম। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू सर। স্যার আমারও করা আছে, পাঠাইনি। আচ্ছা ঠিক আছে, পাঠাস দেখবো। অর্পিতা বল টোব্যাকোটা কেন ED लेस देन 1, मतलब लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, मतलब चेंज इन प्राइस, प्राइस का परसेंटेज चेंज अगर 10% है, प्राइस परसेंटेज चेंज अगर 10% है, डिमांड परसेंटेज चेंज 20% है। प्राइस चेंज परसेंटेज अगर 10% है, डिमांड परसेंटेज सॉरी उससे कम है, डिमांड परसेंटेज उससे कम है, लाइक স্যার এটা তো ইডি লেস দেন 1 আছে তো, যেটা টোবাকোর हाँ हाँ एग्जांपल। हाँ ED लेस देन 1, मतलब जो স্যার अर्पिता ने ইডি লেস टोबैको দেন, बोला। স্যার টোবাকো মানে সিগারেট জাতীয় এগুলো এগুলো তো মানে ডিমান্ড তো কমে না, প্রাইস যাই হোক না কেন। মানে যারা আর কি অ্যাডিক্টেড তাদের তো কোনো ব্যাপারই না। नशा का चीज में डिमांड, मतलब प्राइस चेंज परसेंटेज अगर 10% में इंक्रीज हो जाए, तो उसका डिमांड 7% में या फिर 5% में उसका डिमांड चेंज हो सकता है। क्या लगता है आप लोगों को? মানে टोबैको স্যার যে जैसे যেরকম মানে যে স্যার যে স্যার যেরকম ব্র্যান্ড খায়, স্যার মানে কেউ ওয়েল যদি 10 টাকার মাল খায়, 12 টাকার মাল খায়, 15 টাকার খায়, তারা যতই দাম বাড়ুক মানে সে সেই লেভেলের মানুষ বলেই সে 15 টাকার এক পার পিস সিগারেট খেতে পারে, এফোর্ড করতে পারে। সে তো আর স্যার 10 টাকা দাম বাড়লে তো ওটা ব্র্যান্ডটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারবে ना, না। इट्स नॉट अबाउट कि किसी पर्टिकुलर पर्सन क्या करता है उसके बारे में नहीं, ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को वही मैं इसीलिए सर्वे या रिसर्च करने के लिए सर बोला था। पेट्रोल हो सकता है, पेट्रोल।
पेट्रोल हो सकता है, पेट्रोल। विश्वजीत का कहना है कि पेट्रोल हो सकता है। अच्छा एक मिनिट सर। আচ্ছা आदृति, পেট্রোল হতে পারে, পেট্রোল হবে। आदृति आवाज पाচ্ছিস তুই? Yes, sir. আচ্ছা এটা তো ওকে, পেট্রোলও হতে পারে। এই দেরি করলি, জয়েন প্রবলেম হচ্ছিল কি কোনো? নো, আজকে আমার ফার্স্ট ডে ছিল, সো ওই মাইক্রোসফট টিমটা ডাউনলোড করতে করতে এত কিছু করতে হয় প্রসিজার্স। আচ্ছা ওই জন্য দেরি হয়ে গেল। ঠিক আছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে, নো ইস্যু। আমি এখনো স্টার্ট কিছু করিনি, জাস্ট আগের দিনের কন্টিনিউশন আমি রিপিটেশন করছি। একটু ওয়েট কর, আমি একটু পরে বলছি কি হবে। अच्छा हाँ बोल सर, बोल। विश्वजीत क्या बोल रहा था? पेट्रोल सर, के बारे में पेट्रोल- बात कर रहा था। पेट्रोल का प्राइस अगर 10% में चेंज हो जाए तो उसका डिमांड उससे कम परसेंटेज में चेंज होगा। यस, पेट्रोल जब उसका महंगाई बढ़ता है तो लोग कम। हाँ ये एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है सर। टोबैको से, टोबैको या भी फिर सर ओनियन, सर ओनियन ऑयल। ऑनियन, ऑनियन हो सकता है, ऑनियन जैसे प्रोडक्ट में हो सकता है। ऑनियन का मतलब हमेशा नहीं होता, बट जब होता है कि परसेंटेज ऑफ प्राइस अगर ज़्यादा हो जाए ऑनियन के केस में, तो फिर ऑनियन का मार्केट डिमांड परसेंटेज चेंजेस होता है, कम होता है। जिस हिसाब से दाम बढ़ता है उस हिसाब। सर ग्राफ हम भी सेंड किए। हाँ हाँ मैं देखा, बहुत लोगों ने सेंड किया। चलो सर ये अच्छा बात है। मैं आप लोगों को एक लिस्ट शेयर करूंगा, ठीक है, कि आप लोग वो सब एग्जांपल्स थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने सर्वे किया, वेरी हैप्पी सर। जिन लोगों ने भी सर्वे किया, रिसर्च किया, बहुत अच्छा रिसर्च किया आप लोगों ने, और रिसर्च ऐसे करते जाओ। बट मैं आप लोगों को एक पूरा लिस्ट शेयर कर दूंगा कि किस तरह का इलास्टिसिटी पे कौन सा प्रोडक्ट मतलब एग्जैक्टली होना चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हिसाब से, मैं शेयर करूंगा सर, ठीक है। अभी जिन लोगों ने नहीं किया, जिन लोगों ने अभी भी रिसर्च नहीं किया, ठीक है, मैं उनको रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर दे रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ रिसर्च कीजिए, सर्वे कीजिए और इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ जाइए सर, ठीक है। आज सर, आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे हम लोग बात करेंगे सर मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी पे। क्या बात करेंगे? मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब जैसे आप लोगों ने डिमांड, अच्छा आदृति इकोनॉमिक्स পড়েছিস আগে কখনো? হ্যাঁ স্যার 11 12 এ কলেজেও পড়েছি ফার্স্ট ইয়ার। তাহলে প্রবলেম হবে না। ওকে, ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ড ওয়ার্ডটা শোনা তাহলে? হ্যাঁ, নো ইস্যু। ওকে, তো দেখ বেসিক্যালি এর আগের যে ক্লাসগুলো আছে আমি তোকে শেয়ার করে দেবো, আবার রিপিটেশনে পরে লাইভও দিয়ে দেবো, তো প্রবলেম নেই। তো ফার্স্ট অফ অল আজ জাস্ট ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডের একটা সেকেন্ড ক্লাস, প্রবলেম তোর হবে না, বাট তবুও আমি কন্টিনিউশনের জন্য আজকের ক্লাসের পর আমি প্রিভিয়াস ক্লাসেসগুলো শেয়ার করে দেবো, তো কানেক্ট হয়ে যাবি, ঠিক আছে। সেই জন্যই বলে রাখলাম। ঠিক আছে। ओके तो फिर चलो सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे हम लोगों ने ये तो देख लिया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है सर? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बोलो सर, प्राइस। थैंक यू सर। ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट मीन्स कि कोई भी प्रोडक्ट के प्राइस के चेंजेस के कारण किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड पे जितना परसेंटेज चेंजेस होता है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब प्रोडक्ट का एक डिमांड तो होता है सर मार्केट में, कोई भी कमोडिटी हो, कोई भी सर्विस हो, उसका एक मार्केट डिमांड होता है। जैसे इन दिस करेंट मोमेंट किस चीज का डिमांड ज्यादा लग रहा है आपको? हाँ सर, ये जो करेंट इकोनॉमी का सिनेरियो है, सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज का है बोलो तो? हाँ क्या लगता है? सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का डिमांड अभी उतना ज्यादा सर नहीं है, मास्क। अभी मास्क नहीं, अभी वैक्सीन का डिमांड वैक्सीन। ज्यादा है। हाँ अभी वैक्सीन का डिमांड ज्यादा है सर, ठीक है, सबसे ज्यादा वैक्सीन का डिमांड। ये देखो ना, अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, दुर्गा पूजा है कोलकाता में, तो दुर्गा पूजा में यहाँ पर सर बड़े बड़े जो रिच पंडल होता है ना सर, जो पंडल हॉपिंग करते हैं, तो पंडाल में अगर आपको जाना है तो आपको अगर डबल डोज नहीं है किसी का तो पंडल में जाने नहीं देगा। ऐसा मुझे सुनने को मिला है। क्या आप लोगों को सुनने को मिला है सर? मुझे ऐसा सुनने को मिल रहा है, ठीक है। वो वीआईपी पास बोल के भी होता है, स्टूडेंट लोग अपने बीच में बांटता रहता है, मेरे को भी बोल रहे सर मेरे पास है, किसको लेना है। तो जो भी हो, डबल डोज होने से पैंडल हॉपिंग भी कर सकते हो, कि कहीं घूमने भी जा सकते हो। तो पॉइंट इज दैट सबसे ज्यादा डिमांड तो करेंट इकोनॉमिकल सिचुएशन में आपका वैक्सीन है सर, वैक्सीन का डोज। ऐसे तो मतलब ऑलमोस्ट 50-60% के आसपास इंडिया का पॉपुलेशन में
60% डोज हो गया है, फर्स्ट डोज कंप्लीट हुआ है, नॉट डबल डोज, फर्स्ट डोज कंप्लीट हुआ है, ऐसा स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल रहा है। चलो एक अच्छी बात है, धीरे धीरे सब कुछ अगर नॉर्मल हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। नाउ पॉइंट क्या है सर? पॉइंट है जैसे कि वैक्सीन का डिमांड होता है, जैसे कि खाने का डिमांड होता है, अब बारिश का टाइम है तो फिर अम्ब्रेला का डिमांड ज्यादा होगा। अरे बारिश के टाइम पे अम्ब्रेला का डिमांड ज्यादा होगा, है ना, रेनकोट का डिमांड ज्यादा होगा। बारिश तो सर बंगाल में इस बार बहुत ज्यादा, स्पेशली इन कोलकाता एंड नॉट 24 रीजन में जरूरत से ज्यादा बारिश हो रहा है। मतलब कहीं पर थोड़ा कमती है तो फिर लेके जाओ, इतना बारिश अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा जो भी हो, समझ में तो आ रहा है सर कि डिमांड हमेशा एज पर द सिचुएशन होता है। बट सर आज क्या बात करूंगा जानते हो, लास्ट दिन तो मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे ये सब बात कर रहा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या, कितना तरह का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकता है। आप लोगों ने भी होमवर्क किया घर पे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सर ईडी इक्वल्स टू 1, मतलब जब यूनिट इलास्टिक डिमांड होता है, मतलब प्राइस का चेंजेस और डिमांड का चेंजेस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन डिमांड जब इक्वल लेवल में होता है, मतलब प्राइस में चेंजेस 10%, डिमांड में चेंज भी 10%, तो इसको बोलते हैं सर ईडी इक्वल्स टू 1। ठीक है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिट है, मतलब एक इक्वल 1 पे। अब एक सवाल है सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का जो तरीका है वो 1 के बेसिस पे है। किसके बेसिस पे? 1 के बेसिस पे। 1 मतलब सब जैसे हम लोग बोलते हैं ना केजी पे मेजर करना, फीट पे मेजर करना, ऐसे हम लोग बात करते हैं ना, मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज को, किसी चीज को केजी में, किसी को लीटर में, किसी को हाइट में, फीट में, किसी को मीटर में, अलग अलग होता है ना। वैसा ही इलास्टिसिटी को मेजर करने का तरीका होता है 1 से। अगर इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है दैट मीन्स मोर देन इलास्टिक, अगर इलास्टिसिटी 1 से कम है लेस देन इलास्टिक। मतलब क्या बोलेंगे, हाँ लेस देन ही बोलेंगे। तो मोर देन इलास्टिक, लेस देन इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, ठीक है, ईडी इक्वल्स टू 0 भी होता है सर, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक। जब इलास्टिसिटी 0 होता है किसी प्रोडक्ट का या किसी सर्विस का, उसको बोलते हैं इन इलास्टिक। ओके, तो ये सब चीज थोड़ा चर्चा आप लोगों ने भी किया घर पे। मैं आज आप लोगों से बात करूंगा सर मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब ये इलास्टिसिटी बात तो कर रहे हैं बट ये इलास्टिसिटी मेजर कैसे होता है सर, इसके ऊपर कुछ तीन मेथड है सर, तीन मेथड है, ठीक है, पॉपुलर। एक होता है सर प्रोडक्ट आउटले मेथड, एक होता है आपका, एक सेकेंड कहाँ चला गया, रुको मैं स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, प्रोडक्ट आउटले मेथड, और एक होता है जियोमेट्री मेथड। जियोमेट्री मेथड मतलब इसका एक और भी नाम है, इसका नाम है सर पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। और एक होता है सर इलास्टिसिटी आर्क मेथड भी बोलते हैं सर, आर्क इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ सर, स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप देखो एक बार, फिर मैं इसी पे चर्चा आप लोगों से आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रहेगा सर, ध्यान से सुनो। जिनका प्रीवियस क्लास मिस है उनको मैं बस इतना बोलूँगा कि आप लोग इस, अगर किसी का बाई चांस मिस है तो प्रीवियस क्लास इंपॉर्टेंट है सर, बिकॉज इलास्टिसिटी का कंटिन्यूएशन है। जिसका प्रीवियस क्लास अगर मिस है वो अगर एक बार कर लेगा ना तो वो कनेक्ट भी कर सकता है और उसको हेल्प भी मिलेगा बहुत ज़्यादा। तो क्या स्क्रीन, हाँ गुड इवनिंग साक्षी, स्क्रीन शेयर है सर, देखो ना एक बार। यस सर। यस सर। ओके ठीक है सर, ओके। तो चलो सर हम लोग अभी बात करेंगे सर मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी पे। तीन मेथड है, बड़ा पॉपुलर मेथड है मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। मैं एक बार रिकॉल करा दूं सर, इलास्टिसिटी कितना तरह का होता है सर। इलास्टिसिटी नॉर्मली ये देखो, ये इलास्टिसिटी का डेफिनेशंस तो आपको याद आ ही गया होगा सर। इलास्टिसिटी का डेफिनेशंस बहुत ही फेमस इलास्टिसिटी का डेफिनेशंस है। लास्ट दिन तो हम लोग एक केस स्टडीज भी किया था ना सर श्रीलंका के ऊपर, याद है किसी को श्रीलंका का केस स्टडी? हाँ सर। हाँ, श्रीलंकन इकोनॉमी में वो बड़ा एक प्रॉब्लम, चीनी ओपर। हाँ श्रीलंकन इकोनॉमी में बड़ा प्रॉब्लम हो गया सर। क्या प्रॉब्लम हुआ है श्रीलंका में? सर फूड क्राइसिस। फूड क्राइसिस। क्यों फूड क्राइसिस क्यों हुआ है श्रीलंका में? बोलो क्या प्रॉब्लम हुआ है कि जिसके कारण फूड क्राइसिस क्रिएट हो गया है? मेनली एक रीजन है और बाकी सर सब रीजन भी कुछ है। बट व्हाट इज द मेन रीजन श्रीलंका फूड क्राइसिस का? जल्दी बोलो सर, जीके है ये सब। अरे क्या रीजन है फूड क्राइसिस का? बोला था तो, श्रीलंका का पूरा केस स्टडीज किया था। बोलो, भूल गए क्या सब कोई? अरे सर वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने,
श्रीलंकन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा। आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है ना? Yes, sir. यस सर। तो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब आप लोग समझते हो क्या? यस ऑर्गेनिक सर, फार्मिंग बिना मतलब ফার্টিলাইজার के। হ্যাঁ স্যার, মানে बिना, কোনো ফার্টিলাইজার ছাড়া, ইউরিয়া ফিউরিয়া ছাড়া যেটা। वेरी गुड सर, विदाउट एनी फर्टिलाइजर, विदाउट यूजिंग एनी फर्टिलाइजर, पूरा का पूरा मतलब जो नॉर्मल नेचुरल मैन्योर होता है ना, जैसे कि काउडंग, ठीक है, जैसे कि काउडंग नेचुरल मैन्योर, बहुत कुछ होता है, एक काउडंग एग्जांपल है। तो ऐसे चीजों को यूज करके मतलब जमीन का फर्टिलिटी क्रिएट करेगा। और एक्चुअली ये अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है सर, एक्चुअली यही होना चाहिए, बिकॉज जितना नेचुरल एनवायरनमेंट में खाना बनेगा सर, मतलब फूड प्रोड्यूस होगा, उतना बेहतर है। बिकॉज ये जो आज के डेट में सब बीमारी है ना हम लोगों का, ये बेसिकली सब केमिकल के लिए सर। मतलब जो भी फूड, नॉट जस्ट वेजिटेबल, एवरीथिंग, वेजिटेबल से लेके नॉन वेज प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक है सर, बट वेजिटेबल फूड भी कुछ मतलब कम नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा अनहाइजीनिक है। तो प्रॉब्लम यही है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, श्रीलंका में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो लोग जो भी छोटा कंट्री है कर सकता है, पॉपुलेशन का भी प्रेशर थोड़ा कम है, बट फिर भी इतना भी कम नहीं है कि नॉट लाइक यूरोपियन, नॉर्थ यूरोपियन कंट्रीज की तरह नहीं है, नॉट लाइक स्विट्जरलैंड डेनमार्क टाइप की, जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नहीं है। श्रीलंका ऐसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अच्छा है सर। तो प्रॉब्लम ये आ गया कि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे तो इतना फास्ट इतना सारा लोगों को खाना नहीं दे सकते। तो इसके कारण वहां का जो भी बेसिक नीड्स का चीजें है ना, सब दाम बढ़ना चालू हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, इलास्टिसिटी, हाँ, डेली नीड्स प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी क्रिएट हो गया, इलास्टिसिटी ग्रो कर रहा है अब, मतलब हाई लेवल में इलास्टिसिटी हो रहा है। तो यही सब कॉन्सेप्ट सर रियल लाइफ इकोनॉमी के साथ भी आपको कनेक्ट करना है। तो जो भी हो, चलो सर, ये हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा था, इट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स ऑन व्हिच डिमांड डिपेंड्स। डिमांड डिपेंड करता है सर मेनली 4-5 चीजों पे, प्राइस पे, रिलेटेड गुड्स के प्राइस पे, जिस चीज का डिमांड आप कर रहे हो उस चीज के डिमांड के साथ साथ आप रिलेटेड गुड्स का दाम भी देखते हो। हाँ सर, आप मार्केट में कहीं जगह में कुछ शॉपिंग करने गए, आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए होता है, बट जब भी आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए होता है, क्या आप उसके रिलेटेड प्रोडक्ट का भी दाम मार्केट में खोज करते हो? हाँ सर। यस से फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप परचेज करने गए, ठीक है, तो आपको लेना है से फॉर एग्जांपल लेनोवो का लैपटॉप, ठीक है, बट आप सोच रहे हो कि एक बार देख लेते हैं ना कि डेल का क्या चल रहा है, एक बार देख लेते हैं एचपी का क्या चल रहा है, अगर सस्ते में थोड़ा अच्छा मिल जाए तो कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड उसके रिलेटेड गुड्स के प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि नहीं करता? Yes, sir. है ना, पूरा करता है। आप कभी भी शॉपिंग पे निकलते हो तो आपको पता चल ही जाता है, ठीक है। अच्छा, आपका पॉकेट में कितना पैसा है वो भी तो इम्पोर्टेंट है, डिमांड जब आप करते हो। मुझे तो लगता है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। लेकिन सर फिर भी इकोनॉमी में सबसे इम्पोर्टेंस ही तो प्राइस को दिया जाता है कि डिमांड करने से टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस या अहमियत मिलता है प्राइस को, कि प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। आप बात समझ रहे हो ना सर, प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। तो प्रोडक्ट का डिमांड डिपेंड करता है सर PPRYTEO। ये तो मैं आप लोगों को डिमांड का क्लास का एकदम स्टार्टिंग डे से समझा रहा हूँ, डिमांड के क्लास में स्टार्टिंग डे से समझा रहा हूँ सर। डिमांड डिपेंड्स ऑन PPRYTEO। डिमांड मतलब क्या सर, फंक्शंस ऑफ व्हाट, फंक्शंस ऑफ डिमांड किस पे डिपेंड करता है, किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड डिपेंड करता है सर फंक्शंस ऑफ PPRYTEO। सर ये चीज बहुत बार बोल चुके हो क्लास में, फिर से बोलने का क्या मतलब है सर? इसलिए बोलता हूं क्योंकि मेजरमेंट करना है ना, काम आएगा फिर से, इसीलिए बार बार आपको रिविजन करना पड़ता है। तो प्रोडक्ट का प्राइस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, आप जो भी मार्केट में लेने जाते हो। जैसे कार परचेस अगर किसी को करना है, ऐसे आजकल घर में सबको कार लेने का बहुत शौक लगा है सर, सभी घर में, सभी फैमिलीज में आजकल कार का बहुत चस्का लगा है कि सबका पर्सनल कार होगा। स्पेशली कोविड पीरियड के बाद पर्सनल कार का डिमांड क्या हुआ, बढ़ा कि कमा? बड़ा बढ़ा सर। क्यों बढ़ गया बोलो तो? স্যার বাইকেরও বেড়েছে। यस, वही पर्सनल कार बाइक का डिमांड बढ़ गया, क्यों? सर जिससे कि दूसरे लोगों से अटैचमेंट हो रहा है। তো স্যানিটাইজিং করা গাড়ি দিচ্ছে না তো ওলা উবের। ओला उबेर सैनिटाइज नहीं दे रहा है, सबसे मेन बात है सर। मतलब ओला उबेर अगर सैनिटाइज कर भी देता है, फिर भी लोगों को डर है, चिंता है कि मेरा अपना होगा, मैं अपने गाड़ी से जाऊंगा, किसी से लेना देना नहीं रहेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट के कारण मतलब कार और बाइक का डिमांड बढ़ गया है, ठीक है।
तो जब भी आपको कार लेना है, आप कार का प्राइस चेक करते हो? हाँ सर, कार लेना है तो कार का प्राइस चेक करते हो? यस सर, Yes, आज के sir. डेट में मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे बेस्ट कार क्या लग रहा है? आप लोगों का क्या हिसाब है सर? सर हुंडई क्रिएटा। हुंडई क्रेटा? सुजुकी ओके, ऑल्टो। नहीं वो छोड़ो, वो बेकार गाड़ी है, वो नहीं, वो छोड़ो। सिटी, वो होंडा सिटी। ऑल्टो का डिमांड अभी उतना नहीं है सर। ऑल्टो का डिमांड अभी घट गया है। अभी 3 लाख, बाजे गाड़ी नहीं बाजे गाड़ी का बात नहीं है, इट्स नॉट अबाउट बाजे गाड़ी। छोट गाड़ी से ভাল লাগে না। हाँ, बात समझिए, ये आज के डेट में इसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज लोगों का इनकम बढ़ गया है। जिस टाइम पे ऑल्टो आया था ना इंडिया में, मतलब जब फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था 1980s के आसपास में, उस टाइम पे ऑल्टो बहुत बड़ा बात था सर, क्योंकि उस टाइम पे किसी का पर्सनल कार कोई सोच भी नहीं सकता था। मतलब नॉर्मल आम आदमी पर्सनल कार में चढ़ेगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ऑल्टो उस जमाने में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था। आज आप लोगों को लग रहा है कि भाई ऑल्टो में क्या है, कुछ नहीं है। 2 दिन बाद हुंडई क्रेटा को भी लगेगा, हुंडई क्रेटा को भी लगेगा कि भाई ये क्या कार है, कोई मतलब नहीं है। बट फिर भी ऑल्टो का भी वो डिमांड नहीं है, चाहे कितना भी सस्ता बना लो। इंडिया में लोगों का मिडिल क्लास का इनकम पहले से इंप्रूव हुआ है, तो इसलिए अभी 3 लाख का गाड़ी में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा हुंडई क्रेटा क्या प्राइस है? सर ওই 9 অ্যাপ্রক্স। 9 लाख अप्रॉक्स? ओके, হ্যাঁ चलो। স্যার আমার ভেঙে ফেলেছি অ্যাক্সিডেंट করে। ओ अच्छा, तेरे घर पे था तो না तोड़ না दिया? স্যার এখনো আছে, এখনো আছে। अच्छा माइलेज कितना देता है होंडा क्रेटा? স্যার ওই 12-13 ওর মধ্যে। 12-13 में मिडिल क्लास खुश नहीं होते सर। मिडिल क्लास को कम से कम 17-18 किलोमीटर चाहिए। मिडिल क्लास का सोच समझ। সুইফট ডিজায়ার ভালো স্যার। हाँ, स्विफ्ट डिजायर हो सकता है। अच्छा ठीक है, अब बात को समझो सर। मैं आप लोगों को गाड़ी डिजायर तो का, सवाल गाड़ी। अच्छा डिजायर सबका गाड़ी है। मैं आपको एक्चुअली गाड़ी का कहानी इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि किसको क्या लेना है नहीं लेना है, इट्स नॉट माई मोटो। चलो हुंडई क्रेटा देखते हैं। तो इंडियन कार मार्केट में कौन सा कंपनी कितना आगे है पता है सर? चलो सर एक छोटा सा सर्वे करते हैं, স্যার इलास्टिसिटी ऑफ অনলি डिमांड। ইন্ডিয়ান কোম্পানি বলছেন? नहीं, मतलब इंडियन कार मार्केट में किस कंपनी टोयोटा? का? नहीं सर, देख लो, मैं निकाल लिया स्टैटिस्टा में, देख लो सर। इंडियन कार मार्केट में एक स्पेशल कहानी बताऊंगा आप लोगों को। हर क्लास में कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी, मतलब डिमांड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। मैं ये रैंडमली मेरे दिमाग में आया तो मैं रैंडमली आपको बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है सर 47.8% में मारुति सुजुकी का। ठीक है, ये पब्लिक का कार है, मारुति सुजुकी का टैगलाइन भी यही है। ठीक है, जनता का कार। ठीक है, ये आम आदमी के लिए गाड़ी बनाने में सबसे बेस्ट है, और इसका बिजनेस सबसे बेहतरीन बिजनेस है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड में आता है 17.42% शेयर में हुंडई। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है जो मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को? अरे Yes, sir. क्या हो रहा है सर, सबको नेटवर्क इशू है क्या? স্যার এই কোম্পানিগুলো মানে কম দামে ভালো ফিচার্স দেয় বলে ওই জন্য ইন্ডিয়াতে মার্কেট বেশি। ऑब्वियसली यही तो रीजन है। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, अभी रिसेंट कहानी है। टाटा 8.2%, किया मोटर्स, ये भी अच्छा कार बनाता है सुना मैंने, किया मोटर्स का 5.75, महिंद्रा 5.75, रेनॉल्ट 3.41, टोयोटा लग्जरी कार बनाने में और मतलब बेसिकली मल्टीपर्पज व्हीकल में टोयोटा का सबसे अच्छा मार्केट शेयर है। होंडा 3.03, फोर्ड 1.77, एमजी 1.32, वोक्सवैगन 0.76, स्कोडा 0.42। देखा सर आप लोगों को? ठीक है, तो ठीक है, अभी और जरूरी नहीं है। रिसेंट खबर है आप लोगों के पास कि एक नेटवर्क इश्यू है किसी किसी का, इसमें से फोर्ड मोटर इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, खबर है क्या? Yes, sir. हाँ खबर है। हाँ चलो सर, फोर्ड Yes, मोटर sir. इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, क्यों? सेल्स कम हो गया है सुना है। सेल्स कम हो गया, उसके जिसके पास पहले से उसका जो सर्विस था सिर्फ उसी को कार देगा और किसी को नहीं। जिसका ये देखो सर, ये है फोर्ड मोटर का रिसेंट कहानी, एग्जिट ऑफ फोर्ड मोटर्स कंपनी फ्रॉम इंडिया। ये देखो फोर्ड मोटर इंडिया छोड़ के जा रहा है सर, क्योंकि इंडियन मार्केट में इसका मेन प्रॉब्लम क्या है, वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ही इशू है सर। ठीक है,
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ही इशू है कि किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड किस पे डिपेंड करता है। आपको मैंने अभी बताया कि प्रोडक्ट के प्राइस पे डिपेंड करता है ना। किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड उसके प्राइस पे डिपेंड करता है। अब प्राइस पे लेके जब मैं बात कर रहा हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे, ईडी डिपेंड करता है सबसे ज्यादा प्राइस पे। अब जब बात प्राइस का आता है तो मारुति सुजुकी या फिर टाटा या फिर हुंडई फॉरेन गए, बट फिर भी इसको पता है सर इंडिया में कैसे काम करना है। जापानीज है ना, इनको जुगाड़ लगाना इंडियन से भी ज्यादा अच्छा पता है, और साथ में क्वालिटी भी बिल्ड कर लेते हैं, नॉलेज है ना। तो हुंडई और मारुति सुजुकी टाटा जैसे कंपनी को पता है कि 5-6 लाख में कैसे गाड़ी बनाया जाता है। 5 लाख, 6 लाख में, 7 लाख में, 10 लाख में भी अच्छा गाड़ी बनाना इनको आता है। बट फोर्ड मोटर जैसे कंपनी को ना सस्ते में गाड़ी बनाना नहीं आता प्रॉपरली। चीप में बेस्ट नहीं दे सकता ये लोग। अब लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? हेलो, चीप में बेस्ट वाला जो टेक्नोलॉजी होता है ना सर, वो चीप में बेस्ट, क्योंकि इंडियन जो इनकम ग्रुप है, इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, आप बात को समझिए सर, इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, मैं एक नेशनल लेवल पॉइंट पे बात कर रहा हूं आपसे कि फोर्ड मोटर जैसे कंपनी को इंडिया छोड़ के जाना पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज इंडिया में बिजनेस करने के लिए जो मेनली जो चाहिए इनको, मतलब जिस तरह का प्राइस मैटर इनको मेंटेन करना है, ठीक है, वो मेंटेन करने में ये मतलब बेसिकली सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो कंपटीटर है इनका, दैट इज मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा जैसे कंपनी के साथ ये कंपीट नहीं कर पा रहा है, बिकॉज इनको सस्ते में बेस्ट गाड़ी बनाना नहीं आता। अगर बना लेता तो शायद टिक जाता, बट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ऐसा और भी कुछ इश्यूज है, बट आई होप कि सर आपको समझ में आ रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड समझना मतलब कंपनी का। देखो ऐसे तो फोर्ड मोटर का गाड़ी नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट कार कंपनी में से एक है। क्या है, मैं सही बोल रहा हूँ ना? मेरे को कार का नॉलेज कम है। फोर्ड वन ऑफ द बेस्ट है ना वर्ल्ड का, यस सर। है ना? মোটামুটি ভালো স্যার। मोटामोटी नहीं, अच्छा खासा अच्छा है सर। तो फोर्ड मॉडल वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है वर्ल्ड में। बट फिर भी वर्ल्ड का बेस्ट मतलब वो इंडिया में भी बेस्ट बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है, पब्लिक का इनकम पे डिपेंड करता है। तो वाई जो है वो क्या दर्शाता है, ये सब डिमांड में हम लोग पढ़ चुके हैं सर, इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। तो फैमिली इनकम का क्या सिचुएशंस है, वो भी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बहुत इंपॉर्टेंट एक मैटर करता है। प्रोडक्ट प्राइस भी इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस भी इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट प्राइस भी इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड गुड्स का प्राइस, ये रिलेटेड गुड्स है। जब आप मारुति सुजुकी का कार लेने जाते हो, आपके दिमाग में चलता है देखो टाटा का भी एक ऐसी प्राइस रेंज में आसपास में है, हुंडई का भी प्राइस रेंज में आसपास में है। तो इलास्टिसिटी क्या हो रहा है सर, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है। हाँ सर, सपोज आपके मन में था मारुति सुजुकी, पर दुकान में जब जाते हो या फिर ऑनलाइन में जब सर्वे करते हो, तब कोई आपको सजेस्ट करता है भाई टाटा का भी एक अच्छा है, नेक्सॉन। हाँ, टाटा का नेक्सॉन है ना, अच्छा चल रहा है आजकल नेक्सॉन। यस सर, नेक्सॉन टाटा का ही है ना सर नेक्सॉन? हाँ सर, टाटा नेक्सॉन बैटरी বার করেছে। हाँ, बैटरी भी निकाला ई व्हीकल्स में। कोई बोलते नहीं नहीं हुंडई लो, उसका फीचर्स अच्छा है कंपेयर टू। तो आपको क्या है, कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन ये कंफ्यूज में प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी चेंज हो रहा है। आप कंफ्यूज होते हो बट इलास्टिसिटी चेंज हो रहा है। जो भी सोचना है इकोनॉमी के नजर से सोचो, यू मस्ट थिंक फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। तो प्रोडक्ट का प्राइस भी इंपॉर्टेंट है इलास्टिसिटी के लिए, रिलेटेड गुड्स का प्राइस भी इंपॉर्टेंट है, इनकम ऑफ द हाउस होल्ड भी इंपॉर्टेंट है। ये सब चर्चा मेरा पुराना चर्चा है, मतलब आपको डिमांड में मैं पहले ही पढ़ा के रखा। और साथ में आपका टेस्ट पसंद कुछ है तो फिर आप दूसरा नहीं सोचते ना, मेरे को लेना है तो यही गाड़ी लेना है, क्या रे? ऐसा भी होता है ना, गाड़ी लेना है तो यही गाड़ी लेना है। शौक। यस सर, हाँ, शौक होता है लोगों को। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ई फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। किसी को ऐसा लगता है कि नहीं अभी गाड़ी का दाम थोड़ा हाई चल रहा है, दाम कम होने तो फिर लेंगे, ऐसा भी सोचो, मतलब ऐसा भी माइंड सेटअप वाला लोग होते हैं सोसाइटी में। एंड कुछ होते हैं अदर फैक्टर्स, ठीक है, अदर फैक्टर्स में बहुत कुछ हो सकता है, डिफरेंट पॉइंट्स है। लेकिन आपको ये तो समझ में आ ही रहा है कि प्रोडक्ट का जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो किसी ना किसी पॉइंट पे डिपेंड करता है, चाहे वो प्राइस हो, रिलेटेड गुड्स का दाम हो, इनकम हो, टेस्ट हो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हो, या फिर अदर फैक्टर्स हो। तो इसके ऊपर बेसिस करके इलास्टिसिटी को हम लोग नॉर्मली 3 तरह का इलास्टिसिटी में डिनोट किए हैं, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ भी रहे थे। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज देयर। उसके अंदर हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी पे प्रीवियस क्लास पे चर्चा कर चुके हैं, ठीक है।
प्राइस इलास्टिसिटी जो होता है ना सर, उसी को हम लोग ईडी भी बोलते हैं। मतलब यू कैन इंटरचेंजेबली यूज बोथ द वर्ड ईपी और ईडी। ऐसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का शॉर्ट नाम क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का शॉर्ट नाम है सर ईडी। ओके, ईडी फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इवन अगर आप कभी ईडी के जगह ईपी लिख देते हो ना, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी। ईपी मींस प्राइस इलास्टिसिटी, दैट मींस प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर डिपेंड करके जब उसका डिमांड में चेंजेस होता रहता है ना, उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। एक्चुअली ये इंटरचेंजेबल यूज होता है। ईपी और ईडी इज ऑलमोस्ट सेम, मतलब यही मेन है। ईडी और ईपी को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों ऑलमोस्ट सेम माना जाता है, क्योंकि सबसे मेन क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट खरीदने के टाइम पे मैक्सिमम लोगों के मन में क्या चलता है, टेस्ट प्रेफरेंस या प्राइस? सही बताना सर। प्राइस। मैक्सिमम लोगों के मन में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के टाइम पे प्रोडक्ट का प्राइस दिमाग में चलता है कि अपना पसंद दिमाग में चलता है? पसंद की बात ना ही करो तो अच्छा है ना सर? बिकॉज अगर आप लोगों को घर में बोला जाए, आपकी फैमिली से अगर आपको बोला जाए बेटा, सपोज मानो आज पापा या माँ का मूड बड़ा अच्छा है और आपको आके बोला बेटा तेरा जो मर्जी वो वाला फोन ले ले, सबसे पहले मुंह से क्या निकलेगा? जल्दी बोलो। एप्पल। आईफोन। आईफोन, है ना? बेटा जो मर्जी फोन उठा ले, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आ गया? आईफोन आ गया, हाँ सर। लेकिन अगर ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिमांड का मेन कैटेगरी में अगर कभी बैठ जाता तो आधा से मतलब 99% फैमिली तो कंगाल हो जाता सर, क्योंकि टेस्ट प्रेफरेंस कभी भी डिमांड फुलफिल करने का पहला क्राइटेरिया या मेन क्राइटेरिया हो ही नहीं सकता। बिकॉज ऐसा होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ इकोनॉमिक्स। ओके, तो हमेशा रियल लाइफ इकोनॉमिक्स में हॉट सीट में बैठा रहता है प्राइस, बिकॉज डिफरेंट फैमिली हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम। ओके, और अलग अलग इनकम के बेसिस पे उनको मैनेज करना पड़ता है। और सर इकोनॉमिक्स का बेस क्या है? स्कार्सिटी। हाँ सर, ये तो हम लोग बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में पहला क्लास में ही बात करते हैं। इकोनॉमिक्स का बेस ही है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बनाई है स्कार्सिटी के कारण। मतलब सोसाइटी में हमेशा एक स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी मतलब बोलो सर। कमी, अभाव। अभाव, हमेशा अभाव है। दुर्भिक्ष। हर हाँ, दुर्भिक्ष को नहीं, हट रे। स्कार्सिटी मींस बेसिकली सर वही अभाव। हाँ, मतलब दुर्भिक्ष को नहीं बोलने यार, दुर्भिक्ष कमी, मतलब हमेशा थोड़ा बहुत ऐसा फीलिंग आएगा कि अभी कम है, ठीक है, मनी का कमती, ठीक है, लेस मनी, ठीक है, लेस मनी, लेस लैंड, लेस एवरीथिंग लेस, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि रियल में कोई दुर्भिक्ष को चल रहा है, मतलब कोई स्लिप ऑफ टंग हो गया। हाँ ठीक है, छोड़ो, समझ गया मैं। तो बेसिकली पॉइंट स्कार्सिटी का मतलब ऐसा हो जाता है कि हमेशा हर फैमिली में, हर कंट्री में हर चीज का कमती फीलिंग आता है कि अभी नहीं है। तुम फैमिली को बोलो ना कि पापा मेरे को ना अभी एक ये चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, ठीक है, तो पापा बोलेगा बेटा इस महीने रुक जा, नेक्स्ट महीने दे दूंगा, अभी दुर्गा पूजा जाने दे फिर दे दूंगा, है ना? ऐसे बात करते हैं ना मैक्सिमम केस में। अरे सही बोला कि नहीं? तुम जब भी कुछ डिमांड करते हो, तो पापा क्या बोलते हैं या माँ क्या बोलते हैं? बेटा ये महीना नहीं, 2-3 महीना बाद करेंगे, ठीक है, वो एक एफडी मैच्योर होगा, वहां से कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो आपको हमेशा कुछ भी डिमांड आपका हो, आपको टालता ही रहता है। ये एक कैरेक्टर है मिडिल क्लास का, ठीक है। रिच फैमिली में भी होता है, अंबानी का भी फैमिली में होगा, ऐसा बात नहीं कि अंबानी का नहीं होता। सपोज मानो कि अंबानी का बेटा अंबानी को बोला, मुकेश अंबानी को, कि पापा एक काम कर देना, और हाँ मतलब उनका डिमांड ज्यादा नहीं है, उनका डिमांड का जो लेवल है, मतलब जो प्राइस, हेलीकॉप्टर चाहिए। हाँ, जब आप कार परचेस के बारे में सोचते हो, वो शायद अपना पर्सनल प्राइवेट जेट के बारे में सोचता है ना? बस यही फर्क है। आप प्राइवेट कार का सोचते हो, वो प्राइवेट जेट का सोचता है, बस, और कुछ फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो वो मानो कि किसी को प्राइवेट जेट चाहिए, 300-400 करोड़ का दाम है हुआ, तो जब प्राइवेट, तो वो बोलेगा बेटा अभी रुक जा, अभी तो जियो मार्ट लॉन्च हुआ है ना, काफी खर्चा हो गया उधर, तो थोड़ा पैसा आने दे जियो मार्ट से, उसके बाद ले लेना प्राइवेट जेट। तो बस कॉन्सेप्ट सेम फॉर एवरीबॉडी। स्कार्सिटी में जीते हैं अंबानी भी, स्कार्सिटी में जीते हैं हम आप जैसे लोग भी, स्कार्सिटी में जीते हैं दरिद्र भिखारी भी, मतलब जो एकदम रास्ते में भीख भी मांगते हैं ना, वो भी स्कार्सिटी में जीते हैं। तो स्कार्सिटी का मतलब ये नहीं कि जो भिखारी है वही स्कार्सिटी में है, नहीं, जो मतलब अनएम्प्लॉयड है वो भी स्कार्सिटी में है,
जो मिडिल क्लास है वो भी स्कार्सिटी में है, जो टॉप रिच में बैठे वो भी स्कार्सिटी में। स्कार्सिटी में नहीं है ऐसा लोग ही नहीं है। इकोनॉमी इज ऑल अबाउट स्कार्सिटी। बट फिर भी स्कार्सिटी में अगर आपको खुद को मैनेज करना है तो उसके लिए आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स। ऐसे इकोनॉमिक्स जो है सर, ये कौन सा वर्ड से आया है, याद करो एक बार। ओकिनोमिया। ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया इट्स अ ग्रीक वर्ड। इसका मतलब ही है सर हाउस होल्ड मैनेजमेंट। স্যার এইটা সেই ওইকোনোমস আরেকটা ওয়ার্ড আছে না हाँ ওইকোনোমস? हाँ हाँ, अब वो दोनों में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, कोई बोलते हैं इकोनोमिया, कोई बोलते हैं इकोनोमोस, ठीक है, बट पॉपुलरली इकोनोमिया, जहां से इकोनॉमिक्स इंग्लिश में आया है। इट्स अ ग्रीक वर्ड, ग्रीक से ये चेंज हुआ इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इंग्लिश लोग इनको बोला इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो बस इसका मतलब ही होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, और कुछ नहीं, इसका मतलब यही है। ये इकोनॉमिक्स वर्ड का मतलब ही है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और हाउस होल्ड मैनेजमेंट मतलब हमेशा कम पैसे में घर को कैसे चलाना है, कमती पैसे में कंट्री को कैसे चलाना है, कमती पैसे में मार्केट को कैसे चलाना है, बिजनेस को कैसे चलाना है, एवरीथिंग इज इकोनॉमिक्स। आई होप यू विल कनेक्ट ऑल दिस थिंग्स। चलो सर अभी मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में तो लास्ट क्लास में मैंने चर्चा किया था। प्राइस है, क्रॉस है, और क्या है सर, इनका चर्चा होगा आगे आगे, सभी चर्चा करेंगे आप लोगों से। प्राइस के बारे में चर्चा कर चुका, एग्जांपल्स घर में बहुत लोगों ने फाइंड किया। मैं एक लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप लोगों को ईच टाइप ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर एग्जांपल मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको मैं बताने जा रहा हूं सर मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सर कब से बोल रहे हो मेजरमेंट सिखाओगे, अब जाके आपको याद आया? हाँ सर, वो थोड़ा सा मैं फोर्ड का एग्जांपल ले रहा था ना, इसलिए। अच्छा, डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का डिफरेंट मेथड होता है सर, ठीक है। जिनका प्राइस इलास्टिसिटी का इससे पहले वाला क्लास मिस है, एक बार कर लीजिएगा तो कनेक्ट हो जाएगा। ओके, देखो सर, तो different methods are used for measuring price elasticity. The one explained above is proportionate method, percentage method. तो हम लोग यहाँ पर 3 मेथड पढ़ेंगे, टोटल आउटले मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड एंड आर्क मेथड। 3 मेथड मेनली फेमस है सर। एक हो गया टोटल आउटले, अनदर इज कॉल्ड पॉइंट इलास्टिसिटी, अनदर इज कॉल्ड आर्क इलास्टिसिटी। इसमें से पॉइंट और आर्क बहुत ज्यादा पॉपुलर माना जाता है। पॉइंट और आर्क मेथड बहुत पॉपुलर माना जाता है। वेट एंड वॉच। हाँ, सबसे पहले टोटल आउटले का मतलब देख लो। टोटल आउटले के तरफ से आपको सबसे पहले समझना होगा कि सर इलास्टिसिटी को कैसे मेजर करता है। ऐसे इलास्टिक का मतलब क्या? हाँ सर, इलास्टिक का मतलब, अरे बोलो सर, इलास्टिक का मतलब? सर टानले बारे कमे जाए। हाँ, मतलब जो चीज बड़ा कमा होता है ना, जो स्ट्रेच भी होता है और फिर स्विंग भी कर जाते हैं, ऐसे गर्डर है ना, रिस्पॉन्सिवनेस। हाँ, रेस्पॉन्सिवनेस, वेरी गुड सर, ठीक है। जो बढ़ता है, घटता है, रेस्पॉन्स करता है, कभी ज्यादा रेस्पॉन्स करता है, कभी लो रेस्पॉन्स करता है। प्रोडक्ट भी मार्केट में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग अभी बात करेंगे सर टोटल आउटले मेथड पे, ठीक है। तो टोटल ऐसे आउटले का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। क्या मतलब होता है आउटले का? एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी बोल सकते हो, बट पॉपुलरली नोन एज टोटल आउटले। थोड़ा सुन लो फिर समझने का कोशिश करना। Price elasticity can also be measured on the basis of changes in the total outlay or expenditure. मतलब किसी प्रोडक्ट में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। मतलब प्रोडक्ट का प्राइस में चेंजेस हुआ, उसके बाद लोग कितना खर्चा कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के पीछे। सिंपल सी बात है ना सर, किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज के बाद लोगों ने, पब्लिक ने कितना उस प्रोडक्ट के पीछे अपना एक्सपेंस कर रहा है। दैट इज ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड द इलास्टिसिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। जैसे मानो कि जैसे कि स्टार्टिंग में क्लास में चर्चा कर रहा था विश्वजीत ने ऑनियन के बारे में। हाँ सर, मानो कि मार्केट में हर साल एक चीज होता है सर, ऑनियन का प्राइस ना हमेशा थोड़ा सा इंक्रीज हो ही जाता है, साल में एक आध बार होता है ना सर। ऐसे जनरल प्राइस लेवल क्या होता है ऑनियन का? जनरल प्राइस लेवल बताना। 20 to 30, 25, 30। हाँ, 25, 30 क्या, कितना सर? 40। कोलकाता के मार्केट के हिसाब से अगर मैं बात करूं, 30 रुपए, नहीं सो रुक, अगर आप कोलकाता मार्केट के हिसाब से बात कर रहे हो, मतलब सिटी मार्केट के हिसाब से, तो 40 रुपीज, 50 रुपीज सही बोला, ठीक है। 40, 50 रुपीज सही बोला, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा
मतलब विलेज एरिया या फिर स्मॉल टाउन एरिया में बात करते हो ना, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट लगा देता है ना, तो विलेज एरिया के हिसाब से मार्केट में, और कोलकाता में क्या है ना, मतलब कोई भी बिग सिटी में डिमांड थोड़ा हाई होता है हमेशा, ठीक है, हमेशा थोड़ा हाई डिमांड होता है, बिकॉज पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा होता है ना। छोटा सा जगह में 2-4 लोग सब्जी लेके बैठते हैं, लेकिन लाखों लोग मार्केट में सब्जी खरीदने आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये लोग क्या करते हैं, लो डिमांड लो सप्लाई, मतलब लेस सप्लाई और हाई डिमांड, तो प्राइस इन लोग बढ़ा सकते हैं। इसीलिए किसी भी चीज़ का शहर में चीज़ दाम ज़्यादा होता है, बट विलेज एरिया में दाम कम ही होता है, बिकॉज वहाँ पर सप्लायर ज़्यादा और डिमांड कंपेरेटिवली कम। तो 20 से 30 का जो बात कहा ना सर किसी ने, ठीक है, वो बेसिकली विलेज एरिया के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो देखो, एक गांव का इकोनॉमी, एक शहर का इकोनॉमी, कंट्रोवर्सी अभी चल जाएगा, बट पॉइंट इज वेरी सिंपल। गांव के लोगों के लिए जब 30 का प्याज 60 रुपया केजी हो जाए ना, ऐसा लगता है कि कोई सर पे बॉम्ब गिर गया है। और 40 का प्याज ऑनियन जब मार्केट में 80 रुपीज केजी हो जाए, तो ऐसा लगता है ना कि सर पे बॉम्ब गिरा है। मिडिल क्लास तो बहुत चिंता में पड़ जाता है सर। क्या सर बोलो? नॉट जस्ट मिडिल क्लास, पोर पीपल, लोअर मिडिल क्लास, सबको प्रॉब्लम है, ये सर नो, Yes, sir. यस सर। है ना। Sir. तो एग्जैक्टली यही पॉइंट है सर, कि जब मार्केट में प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है या घट जाता है, ठीक है, दोनों में कुछ भी हो सकता है, ऐसे सिचुएशंस में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कितना लोगों ने खर्चा कर रहा है, या तो ज्यादा खर्चा करेगा या तो कम खर्चा करेगा, कुछ तो करेगा बट करेगा। जैसे किसी साल ऐसा होता है, इतना मैंगो प्रोड्यूस होता है, इतना मैंगो प्रोड्यूस होता है कि मैंगो का प्राइस ही नहीं मिलता मार्केट में। ऐसा होता है सर, किसी ईयर में ऐसा होता है। मैंगो के साथ होता है, पोटैटो के साथ होता है सर, आलू पोटैटो के साथ होता है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि सर आलू 1 टका केजी बिक रहा था, मुझे अभी भी याद है। आरामबाग में मेरा बुआ का घर है, तो मेरा जो फूफा जी है, मतलब उन्होंने आलू का, मतलब फार्मर्स है सर, बहुत बड़ा फार्मर्स है, तो आरामबाग साइड में ऐसे ही आलू बहुत अच्छा होता है। स्नेहस को पता होगा, स्नेहस के एरिया में भी आलू अच्छा होता है, क्या है स्नेहस? हाँ सर, फार्मर्स है। हाँ सर, आई नो। तो वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज वगैरह भी है, तो मुझे याद है। तो आरामबाग में मेरा फूफा जी जो है वो फोन करके बोल रहे कि आलू आलू मतलब आलू खेती करके ऐसे गुस्सा हो गया था, 1 टका केजी आलू, मतलब इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो गया कि मार्केट में आलू का दाम ही नहीं रहा। ऐसा भी हो जाता है। तो ये सब दाम कम होने पे भी प्रोडक्ट का डिमांड पे चेंजेस आ जाता है, और दाम ज्यादा होने पे भी डिमांड पे चेंजेस आ जाता है। तो ये दोनों चीज हम लोग मार्केट में देखते हैं। तो सवाल यही है सर, ये टोटल आउटले मेथड एक्चुअली ये एक्सपेंडिचर के बेसिस पे काम करता है, ठीक है। चेंज इन प्राइस के कारण कितना एक्सपेंडिचर प्रोडक्ट के ऊपर हो रहा है, उसको टोटल आउटले के ऊपर बताते जा रहा है सर। इसको देखने का 3 तरीका है। एक होता है E=1, एक्चुअली इलास्टिसिटी का 3 ही तरीका होता है, 3 या 4। E=1, E greater than 1, E less than 1। तो ये मेजरमेंट टोटल आउटले मेथड हमें 3 चीज सिखाते हैं। एक E=1, E greater than 1 and E less than 1। सर E मतलब सर इलास्टिसिटी। E फॉर इलास्टिसिटी, थैंक यू सर। E डिफाइन इलास्टिसिटी, प्रोडक्ट का बढ़ना घटना E के ऊपर डिपेंड करता है। तो E=1 कब होता है टोटल आउटले में? फिर एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम। बात को ध्यान से सुनिए सर, प्राइस चेंज हुआ बट एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हुआ, द कमोडिटी इज सेड टू हैव यूनिटरी इलास्टिक। मतलब दाम चेंज के बाद भी, प्राइस चेंज के बाद भी, हाँ मतलब प्रोडक्ट का प्राइस चेंजेस हुआ बट एक्सपेंडिचर प्रोडक्ट के ऊपर चेंजेस नहीं हुआ। ऐसे प्रोडक्ट का जो इलास्टिसिटी है एज पर टोटल आउटले मेथड, इसको बोला जाता है यूनिटरी इलास्टिक, बिकॉज दाम के परिवर्तन के ऊपर डिपेंड करके इसका एक्सपेंडिचर वही रह गया, चाहे दाम कितना भी बदल जाए फर्क नहीं पड़ा। When as a result of change in price total expenditure remains the same। प्राइस चेंज हुआ है सर बट एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। नॉर्मली नेसेसिटी गुड्स पे ऐसा होता है, चावल के केस में, आलू के केस में ऐसा होता है। पोटैटो मार्केट में 20 रुपीज, ज्योति आलू कितना चल रहा है? ज्योति और क्या चलता है? चंद्रमुखी, जानते हो सर? ये दोनों फेमस ब्रांड है कोलकाता का, वेस्ट बंगाल का। और नॉट जस्ट इन कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल, ये दोनों पोटैटो ऑल ओवर इंडिया बड़ा फेमस है, और दोनों ही बंगाल में बहुत अच्छा खेती होता है। पोटैटो का क्वालिटी में वेस्ट बंगाल मतलब नंबर 1 माना जाता है, बट पोटैटो प्रोडक्शन में बिहार ज्यादा है। प्रोडक्शन बिहार ज्यादा करते हैं, बट क्वालिटी पोटैटो में वेस्ट बंगाल का नाम बहुत ज्यादा है। तो चंद्रमुखी आलू बोलो यार, इसका कितना दाम है? 25 रुपया केजी।
ज्योति का थोड़ा कम चलता है, 20 रुपीज मोस्ट प्रोबेबली, तो 5-10 रुपया का इधर उधर होता है। सर कहना क्या चाहते हो? सर कहना ये चाहते हैं कि 20 का आलू अगर कल 25 का हो जाए, क्या लगता है मार्केट में डिमांड चेंज हो जाएगा? नो सर। हाँ सर, हाँ होगा। जनरल कॉन्सेप्ट में बताना, जो आलू 20 रुपया केजी चल रहा है, कल अगर वो 25 रुपया हो जाए तो क्या लगता है आलू का डिमांड में चेंजेस आ जाएगा? नो सर। थोड़ा तो आएगा, हाँ नहीं कुछ सर, ज्यादा नहीं आएगा सर, कुछ ज्यादा क्यों? उतना भी मुझे ज्यादा नहीं पड़ रहा। एक्चुअली ऐसा भी होता है ना मार्केट में, जब थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन क्रिएट होता है ना, ये भी आप लोगों को मैंने इसमें समझाया था, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड में, जब इन्फ्लेशन वगैरह होता है, हर चीज का दाम बढ़ता है। जब हर चीज का दाम बढ़ता है, मार्केट में सब्जी लेने गए, हर चीज का दाम ज्यादा है, गाजर का दाम ज्यादा है, ये बिग बास्केट में चले आए सर, कैप्सिकम का दाम ज्यादा है, गाजर मतलब क्यूकम्बर, जिंजर, भिंडी, हर चीज का दाम ज्यादा है। ऐसे केस में आलू का दाम भी ज्यादा होगा, तो आलू का डिमांड में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएगा, पब्लिक एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली यही पॉइंट यहाँ पर बात किया जा रहा है। टोटल आउटले में when as a result of change in price the total expenditure remains the same, the commodity is said to have unitary elastic demand. This curve is also called rectangular hyperbola. मैं बाद में आपको शो करता हूँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोले कैसे देखने में होता है, बट इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोले बोलते हैं सर, मैथमेटिक्स का एक पॉइंट है, बाद में चर्चा करता हूँ, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप लोगों को बस याद रखने के लिए कि जब प्राइस चेंज के कारण एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसे देखने में होते हैं आई विल डिस्कस लेटर, बिकॉज आगे इसके बारे में चर्चा होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में, बट अभी आपको बस इतना याद रखना है, E इक्वल्स टू 1 इन टोटल आउटले। E ग्रेटर देन 1 में बात करें सर, व्हेन एज ए रिजल्ट ऑफ ए राइज इन प्राइस, प्राइस में राइज हो रहा है सर, प्राइस में राइज हो रहा है, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी फॉल्स, जब प्रोडक्ट का, ये तो नॉर्मल डिमांड है, दाम बढ़ता है तो डिमांड क्या होता है, घटता है कि बढ़ता है? दाम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है कि घटता है? जल्दी बोलो। कमे जाबे सर, घटता डिमांड है। कमे जाबे। घटता है, कम होगा, थैंक यू सर। तो दाम अगर बढ़ता है तो डिमांड नॉर्मली है कि वो घटेगा, ये कॉमन सेंस है, ठीक है। अब कभी कभी अनकॉमन सेंस भी आता है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड में आपने देखा है ना सर, जैसे कि प्रेस्टिजियस गुड्स है ना, किस तरह का गुड्स में दाम बढ़ने से भी डिमांड बढ़ता है? प्रेस्टिजियस गुड्स ना, प्रेस्टिजियस गुड्स जैसे कि डायमंड, जैसे कि आईफोन या लग्जरी कार। अगर आप लग्जरी कार आपके घर के सामने रखना चाहते हो, कोई अगर आके आपको पूछता है कि भाई गाड़ी कितने का है, आप कम दाम बोलोगे कि ज्यादा दाम बोलोगे? ज्यादा ज्यादा ज्यादा। सपोज आपके पास मर्सिडीज का, अरे गाड़ी के लाइन में क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं ना, ए सीरीज, बी सीरीज, सी सीरीज, क्या बोलते हैं मॉडल को? सीरीज। सीरीज बोलते हैं ना। तो यहाँ पर सी सीरीज मतलब हाई राइज है कि मतलब हाई प्राइस है कि लो प्राइस है? सी मतलब हाई, सी मतलब प्रीमियम क्वालिटी कार है, ए मतलब लो क्वालिटी है। सही बोला क्या मैंने? यस सर। मेरा तो कुछ ऐसा ही नॉलेज है सर, थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप लोग जैसा नहीं है सर, सच बता रहा हूँ। तो सपोज आपके घर के सामने मर्सिडीज का एक कार, ऐसे मर्सिडीज के बारे में बता दूं सर, ऐसे फोर्ड तो चला गया, पर मर्सिडीज एक न्यू प्लांट बना रहे वेस्ट इंडिया में मतलब मर्सिडीज का मार्केट डिमांड है, मर्सिडीज बेंच का, बट फोर्ड का मार्केट डिमांड प्रॉब्लम कर रहा है। मतलब फोर्ड बिजनेस नहीं कर पा रहे, बट लग्जरी कार में मर्सिडीज अपना जगह बना के रखा है। तो ये सब इकोनॉमी का खेल है सर, ओके। अच्छा देखो, तो पॉइंट क्या है, आपके घर के सामने आप एक मर्सिडीज बेंच रखोगे और कोई आके अगर आपको पूछता है, से फॉर एग्जांपल 30 लाख का कार है, आप क्या बोलोगे? अरे 40 लाख लिया है ना, बिकॉज आपको वो बोलने में अच्छा लगता है। तो जो गुड्स का प्रेस्टीज वैल्यू होता है ना आपके सामने, वो उसका दाम ज्यादा होने से ही उसका डिमांड बढ़ता है, जिसका प्रेस्टीज वैल्यू के बेसिस पे आप सोचते हो। तो ये पब्लिक का मेंटेलिटी का बात है ना सर? सर आउटवर्ड डिमांड स्लो होइटा। हाँ, वो आउटवर्ड मतलब वो एक्चुअली डिमांड का क्या होता है, अपवर्ड राइजिंग, सर अपवर्ड वो एक्सेप्शनल होता है, एक्सेप्शनल टू द लॉ ऑफ डिमांड। वो मैं बात किया था पुराने क्लासेस में, मतलब 2-3 पहले, ठीक है। तो चलो अभी वो बात नहीं करते। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 मतलब when as a result of a rise in price the total expenditure on the commodity falls and as a result of a fall in price the total expenditure rises। क्योंकि दाम कम हो गया तो प्रोडक्ट में एक्सपेंडिचर बढ़ गया, the commodity is said to have more than inelastic demand। मतलब किसी प्रोडक्ट का दाम कम होने के कारण जब उसके डिमांड में इंक्रीज होता है,
इसको बोला जाता है सर मोर देन इलास्टिक यूनिट इलास्टिक डिमांड। बात समझ रहे हो सर? दाम कम हुआ पहले, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दैट कमोडिटी फॉल हुआ, बट क्योंकि प्रोडक्ट का दाम कम हुआ फिर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया। मतलब बात को समझो, कोई प्रोडक्ट था जिसका पहले दाम ज्यादा था, अभी उस प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया। ओके, बात को ध्यान से सुनिए सर, पहले प्राइस हाई था, अभी प्राइस कम हो गया। तो पहले क्या हुआ, क्योंकि दाम ज्यादा था, वो प्रोडक्ट अगर आपको मार्केट से खरीदना चाहना था तो आपका जो टोटल इनकम है उसमें से ज्यादा खर्चा उस प्रोडक्ट में खर्चा हो रहा था। बट क्योंकि दाम कम हो गया तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। बट इन लैटर स्टेज क्या हुआ, एज ए रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया है, फिर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ने लगा बिकॉज डिमांड बढ़ने लगा। द कमोडिटी सेड टू हैव मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। ऐसे किस तरह का प्रोडक्ट के केस में हो सकता है? ऐसा सिर्फ में हाँ सर, कपड़ा ही सब में। सर कंफर्टेबल गुड्स में, कपड़ा में बोल सकते हो, है ना। टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट में हो सकता है ना सर। जैसे चलो सर फ्लिपकार्ट में जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट में हो सकता है, जैसे कि जैसे मानो कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, या आईफोन में भी ऐसा हो सकता है। अरे भाई आईफोन कमिंग सून बता रहे थे, कमिंग सून पे, अरे इसका दाम नहीं मिलेगा मुझे यहाँ पर, फटाफट मुझे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या लेना है, जल्दी बोलो क्या लेना है। एप्पल में चलते हैं। अगर आपको मार्केट में पहले खबर मिलता है कि आईफोन जो चल रहा है जिस दाम पे, उससे कम दाम में आईफोन का दाम आ गया। पहले अगर ये वाला आईफोन अगर लेने में आपको 48,000 का 48,000 का खर्चा होने वाला था, अभी इसका प्राइस 45 कर दिया। हाँ सर, ऐसे देखो दाम कट मतलब कट के किया है, 52,900 नाउ 47,999। तो पहले प्राइस हाई था, तो पहले जब प्राइस हाई था आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या था, ज्यादा था या कम था? ठीक से बोलो सर। जब प्राइस हाई था तो एक्सपेंडिचर हाई था कि लो था? एक्सपेंडिचर हाई था। एक्सपेंडिचर हाई था। अब जब इसका प्राइस आपको ऑफर मिल रहा है, ऐसे ये तो बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट है। ऑफर में आपको क्या बोला कि 52 का फोन, 53 का फोन आपको 47,999 में मिल रहा है। आपका एक्सपेंडिचर पहले क्या हो गया, फॉल हो गया ना? बोलो सर ठीक यस है। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, जैसे ही लोगों को मार्केट में खबर मिल गया, कुछ दिन नहीं कुछ मोमेंट बाद ही, जैसे ही सबको पता चला अरे पता है आईफोन XR 48,000 में मिल रहा है, तो पहले से ज्यादा लोग उस प्रोडक्ट को परचेस करेगा। तो ओवरऑल इसका क्या हो जाएगा, फिर से क्योंकि दाम घट गया इसका, उसका डिमांड बढ़ जाएगा, और डिमांड बढ़ने के कारण उसका एक्सपेंडिचर फिर से इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं सर मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, जिसका इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है। समझ में आ गया सर? हेलो सर। यस 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 सर। ये आदृति तेरे को समझ में आ रहा है? तेरा फर्स्ट क्लास है, तो तेरा पूछना, तेरा मतलब पुराना क्लास नहीं किया है, फिर भी पूछ रहा हूँ तुझे। आदृति हाँ, आवाज বুঝতে আসছে? পারো। বুঝতে হ্যাঁ পারছিস? বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি পরে শেয়ার। করেছি মোটামুটি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি বুঝেছি তুই বুঝতে পারবি, সেই জন্য একবার জিজ্ঞেস করলাম। ওকে अच्छा, E लेस देन 1, इलास्टिसिटी लेस देन 1, मतलब इलास्टिसिटी लेस देन 1 कब हो सकता है, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। व्हेन एज ए रिजल्ट ऑफ ए राइज इन प्राइस द प्रोडक्ट एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी राइजेस, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया है तो उसका क्या होगा सर, क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस राइज हुआ है तो एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ फॉल इन प्राइस, एज ए रिजल्ट ऑफ ये फॉल इन प्राइस द टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स, द कमोडिटी सेड टू हैव लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। मतलब दोनों पॉइंट है यहाँ पर, देखो ध्यान से। व्हेन एज ए रिजल्ट ऑफ राइज इन प्राइस, दाम बढ़ने के कारण जब प्रोडक्ट में एक्सपेंडिचर बढ़ता है, ठीक है, और दाम कम होने के कारण जब प्रोडक्ट का एक्सपेंडिचर कम हो जाते हैं, दोनों एक साथ होता है, मतलब दोनों ही पॉजिटिव मोमेंट में काम करता है। दाम बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, दाम कम होगा तो एक्सपेंडिचर भी कम होगा। इस तरह का प्रोडक्ट में लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड देखा जाता है सर, लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड, दैट इज ई लेस देन 1। दाम बढ़ने से उसका डिमांड बढ़ेगा, उसका एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, आउटले के हिसाब से सोचना है। दाम बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और दाम कम होगा तो एक्सपेंडिचर भी कम होगा। इस तरह का प्रोडक्ट में ऐसा देखा जाता है। कोई एग्जांपल दे सकते हो सर, दाम बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, दाम कम होने से एक्सपेंडिचर गिर जाए? हाँ सर,
Luxury products like Gucci, Armani and all. लग्जरी प्रोडक्ट में ऐसा हो जाएगा सर, दाम बढ़ने से उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, जब दाम उसका गिर जाएगा एक्सपेंडिचर फॉल हो जाएगा। यस सर, लग्जरी प्रोडक्ट में हो सकता है ऐसा। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। लग्जरी प्रोडक्ट में ऐसा एक्सपेंडिचर चीज जो ज्यादा खर्चा हो जाएगा उसमें, तो ऑटोमेटिकली आपका खर्चा ज्यादा, और जैसे ही दाम उसका किसी कारण से कम हो जाए उसमें भी हो सकता है ऐसा। हाँ सर, गुड एग्जाम्पल। तो ऐसे और एग्जाम्पल्स आप ढूंढिए, ये आप लोगों का घर का काम रहता है, ठीक है। बाकी आप लोगों को मैं इस तरह का लिस्ट एक प्रोवाइड करूंगा, आपको और आइडिया आ जाएगा कि किस गुड्स में इक्वल्स टू 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है। बट सर आप लोग मुझे एक चीज कंफर्म करोगे क्या, कि क्या आप लोगों को टोटल आउटले समझ में आ रहा है? ऐसा आउटले का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो ये प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करने का एक तरीका है सर। प्राइस इलास्टिसिटी मेजर करने का एक तरीका है कि प्रोडक्ट में आप खर्चा कितना करते हो, ठीक है। आप अपने घर पे देखो, आप अपने डे टू डे लाइफ को देखो, आप देखो कि कुछ ना कुछ आपको दिख जाएगा आपके फैमिली में, आपका जो भी फैमिली इनकम है, ठीक है, आपका पूरा फैमिली का एक इनकम होगा, उसके हिसाब से आप आपका टोटल इनकम का कितना परसेंटेज किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे खर्चा करते हो, तो आपको उसका इलास्टिसिटी का अंदाजा लग जाएगा सर। डिफरेंट फैमिली डिफरेंट चीजों पे खर्चा करता है, ठीक है। किसी को एसी का शौक है तो किसी को गार्डनिंग का शौक है ना सर। किसी को एसी का शौक है, ज्यादातर लोग एसी का शौक है, गार्डनिंग का शौक थोड़ा कम है। बट मैं तो ऑब्वियसली गार्डनिंग के शौक पे ज्यादा जाना चाहूंगा, बट गार्डनिंग पे मेहनत है सर। क्या आप गार्डनिंग करते हो? बिल्कुल नहीं सर। घर में 2-4 मतलब वो क्या बोलते हैं टॉब में पेड़ लगा हुआ है, उसमें भी पानी देना भूल जाता हूँ। बोलने में तो बहुत कुछ बोला जाता है, बट रियल लाइफ में मुश्किल हो जाता है ना सर। चलो सर, इतना ऑनेस्ट होने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग मजाक उड़ाओगे। अच्छा देखो आगे बात करें, जो अभी तक हम लोगों ने बात किया प्राइस चेंज एंड इट्स इफेक्ट ऑन टोटल एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली ये ओवरऑल जो भी आप अभी पढ़ के आए इसका एक टेबल है। इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 मतलब यूनिट इलास्टिक। यूनिट इलास्टिक में प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है, प्राइस डिक्रीज भी हो सकता है। प्राइस चेंज में दो तरह का चेंज मतलब व्हाट सर, इंक्रीज इज चेंज, डिक्रीज इज आल्सो चेंज, बट एक्सपेंडिचर नो चेंज। सो रिलेशन कैसा है? नो रिलेशन। रिलेशन कैसा है? नो रिलेशन। प्राइस चेंज के साथ एक्सपेंडिचर का कोई रिलेशन बना क्या? अरे प्राइस चेंज के साथ एक्सपेंडिचर का कोई रिलेशन बना क्या? नो सर। नो हाँ सर। सर। नो सर। ओके, तो याद रखिएगा नो रिलेशन टोटल एक्सपेंडिचर का। ये E इक्वल्स टू 1 में प्राइस के साथ एक्सपेंडिचर का नो रिलेशन। सर E लेस देन 1 पे बात करें, E लेस देन 1 पे इंक्रीज, प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है, प्राइस डिक्रीज भी हो सकता है। जब ये लेस देन 1 है सर, मतलब ये लास्ट वाला, जब प्राइस इंक्रीज करें तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करे, जैसे कि लग्जरी कार का एग्जांपल दिया था, लग्जरी प्रोडक्ट का। जब प्राइस डिक्रीज करे तो एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो जाए। पॉजिटिव रिलेशन होता है ऐसे गुड्स के केस में, पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन पी एंड टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब प्राइस के साथ एक्सपेंडिचर का रिलेशनशिप पॉजिटिव है, मतलब बढ़ने से बढ़ता है, घटने से घटता है। हाँ सर, बढ़ने से बढ़ता है, इंक्रीज तो इंक्रीज, डिक्रीज तो डिक्रीज, याद रखिएगा। और जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, यहां पर भी देखो चेंज मतलब दो तरह का चेंज, या तो प्राइस चेंज मींस इंक्रीज चेंज, प्राइस चेंज मींस डिक्रीज, डिक्रीज इज आल्सो चेंज। नाउ टोटल एक्सपेंडिचर, जब प्राइस इंक्रीज करता है तो एक्सपेंडिचर गिर जाते हैं। जैसे कि आईफोन का एग्जांपल में था सर, कि आईफोन का प्राइस इंक्रीज कर रहा था तो एक्सपेंडिचर पहले कम हो रहा था, बिकॉज पहले से कम डिमांड हो रहा था, ऐसा ना। फिर बाद में जब लोगों को पता चल गया कि भाई डिमांड कम, मतलब प्राइस डिक्रीज कर गया, फिर ऑटोमेटिकली उसका डिमांड फिर से बढ़ने लगा, तो एक्सपेंडिचर फिर बढ़ने लगा। तो ऐसे केस में नेगेटिव रिलेशन दिखा देता है सर, ऐसे केस में नेगेटिव रिलेशन दिखाई देता है नॉर्मली। हाँ, यही सब एग्जांपल्स में हो सकता है, ठीक है। तो प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर, और भी काफी सारे एग्जांपल्स आपको मैं घर पे फाइंड आउट करने के लिए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। आप ढूंढिए कि किस किस केस में क्या क्या एग्जांपल्स आपको मिलता है, ठीक है। एग्जांपल्स का तो बाजार लग जाएगा अगर आप ढूंढोगे तो थोड़ा बहुत। बट सर अभी हम लोग क्या बात को आगे बढ़ाएं। अगर आप लोगों को टोटल एक्सपेंडिचर समझ में आया, टोटल एक्सपेंडिचर को कभी कभी टोटल रेवेन्यू मॉडल से भी देखा जाता है। In the above table, in the demand for a goods inelastic, an increase in price will cause the total expenditure of the consumer of the goods to increase. मतलब एक्सपेंडिचर को कभी कभी रेवेन्यू मॉडल से भी देखा जाता है। सर कंज्यूमर का खर्चा मतलब दुकानदार का क्या? कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर मतलब शॉप, मतलब दुकानदार, मतलब शॉप ओनर का क्या? सप्लायर का क्या? रिवेन्यू। रेवेन्यू। सर समझ में आ रहा है सर?
आपका जो खर्चा है वो दुकानदार का क्या है, इनकम है, मतलब रेवेन्यू है, सेल है, रेवेन्यू मतलब सेल। तो एग्जैक्टली कभी कभी इसको टोटल रेवेन्यू भी बोला जाता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी करके। तो क्या क्लियर है सर टोटल आउटले मेथड, बोलो यस हाँ सर। ना? यस यस सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत पॉपुलर भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत पॉपुलर भी है इलास्टिसिटी मेजरमेंट में। नाम है पॉइंट इलास्टिसिटी, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना नाम है शहंशाह, वैसे ये भी एक शहंशाह है, मतलब आपका इलास्टिसिटी मेजर करने में शहंशाह मानते हैं अपने आप को। बात को समझिए सर, दिस इज ऑल्सो नोन एज जियोमेट्रिकल मेथड। क्या मेथड है? जियोमेट्रिकल मेथड। आई होप कि आपको ये ग्राफ देख के समझ में कुछ आ रहा होगा। जैसे आप लोग बचपन में 10th लेवल में मैथ्स याद है किसी को, जियोमेट्री? हाँ, ऐसे बहुतों को पसंद नहीं था, आई नो, बट जिनको पसंद था क्या उन्हें याद आ रहा है सर? ऐसे ट्रायंगल दे देता था, आपको प्रूव करना होता था, कुछ याद आ रहा है? सब प्रूफ ही नहीं होता था। यस सर। प्रूव ही Yes, sir. नहीं होता था, बट सर आज तो प्रूव करना सीखना ही पड़ेगा। बट डोंट वरी सर, दिस इज नॉट एग्जैक्टली मैथ्स, बट ऑब्वियसली मैथ्स का इम्प्लीट मतलब यूटिलाइजेशन तो है, ज्योमेट्री के यूटिलाइजेशन तो यहाँ पर होगा, बट चिंता का कोई विषय नहीं है, एक अलग ही अंदाज से पढ़ेंगे सर। ओके, एक अलग ही अंदाज से पढ़ेंगे। सुनो सर, ध्यान से सुनो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। पॉइंट इलास्टिसिटी का जो मेथड है, दिस इज ऑल्सो नोन एज जियोमेट्रिकल मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट इलास्टिसिटी एट ए पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। ऐसे ये क्या है? दिस इज द डिमांड कर्व, दिस इज अ डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व का यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला कैसा है सर? सर फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट ऑन द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। पॉइंट टू बी नोटेड सर। व्हाट इज दिस लोअर सेगमेंट एंड व्हाट इज दिस अपर सेगमेंट, आई विल डिस्कस। एक काम करते हैं सर, ये पॉइंट इलास्टिसिटी को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आ सकता है। जस्ट हेल्प मी सर, थोड़ा सा हेल्प कीजिएगा। हम भी एक पॉइंट का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे डिमांड कर्व का क्या कॉन्सेप्ट है, एक एक्स एक्सिस होते हैं, एक वाई एक्सिस होते हैं, ग्राफ पेपर में जैसे होता है ना वैसा ही, और एक डिमांड लाइन। ये डिमांड लाइन है, बट ये लाइन जो है सर नॉर्मली डिमांड कर्व क्या होता है सर? नॉर्मल लेवल में डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होते हैं, तो दिस इज ऑल्सो डाउनवर्ड स्लोप। जनरल डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होते हैं, बट सर इसका एक्सेप्शन भी है, अपवर्ड स्लोप भी होता है, स्ट्रेट लाइन भी होता है। आई विल डिस्कस दिस थिंग्स लेटर, बट अभी आपको मैं एक नॉर्मल जनरल डिमांड कर्व के थ्रू से ही समझना पड़ेगा कि ये पॉइंट इलास्टिसिटी क्या है, ये जीरो क्या है। दिस इज एक्चुअली ओरिजिन सर। ये किसी भी चीज का एक स्टार्टिंग होता है ना, ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन पॉइंट। ये सब बचपन वाला मैथ्स है, उतना मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बट एक होगा आपका प्राइस लाइन और एक होगा आपका क्वांटिटी लाइन। ओके, एक होगा आपका प्राइस लाइन और एक होगा आपका क्वांटिटी लाइन। तो से फॉर एग्जांपल दिस साइड में प्राइस मेजर कर लो और इस साइड में क्वांटिटी मेजर कर लो। नॉर्मली यही होता है जब हम लोग डिमांड कर्व ड्रॉ करना सीखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मैं डिमांड कर्व ड्रॉ करना नहीं सीख रहा हूँ सर, डिमांड कर्व में इलास्टिसिटी कैसे मेजर करता है वो सिखा रहा हूँ, बिकॉज डिमांड कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं वो तो आप लोग डिमांड के प्राइमरी क्लासेस में सीख चुके हो। क्या रे, डिमांड कर्व ड्राइंग प्राइमरी क्लास में हो चुका है ना डिमांड ग्राफ का? हेलो, बोलो सर। यस सर। अभी क्या करोगे सर, ये देखो सर, ये सी लाइन देख रहे हो सर, यहाँ पर ये जो सी लाइन है ना, सी जो पॉइंट है, ये एक्चुअली इस पूरा ग्राफ का मिडिल पॉइंट है। तो आप एक काम करो, पूरा ये जो लाइन है ना, ये जो पूरा कर्व है, इसको आप मिड पॉइंट से ना डिवाइड कर दो। मैं आपको समझाता हूँ, पहले मैं आपको जियोमेट्री वाइज समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक अलग लेवल पे समझाऊंगा। इकोनॉमी को याद रखने का एक प्रोसेस है, इकोनॉमिक्स को याद रखने का प्रोसेस भी है सर। तो दिस इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का नाम दे दो सी, दिस इज द सी पॉइंट। यहाँ पर एक पॉइंट कर दो, यहाँ एक पॉइंट कर दो, यहाँ एक पॉइंट कर दो, और एक पॉइंट यहाँ कर दो। तो कितना पॉइंट हो गया सर? 4। दिस इज कॉल्ड अपर सेगमेंट बेसिकली एंड दिस इज कॉल्ड लोअर सेगमेंट बेसिकली। सी के नीचे वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है सर, ये लोअर सेगमेंट है, ठीक है, और ये जो सेगमेंट है ये अपर सेगमेंट है, ठीक है। ये मैं बस दिखाने के लिए कर रहा हूं। नाउ जो मिड पॉइंट है वहां पर इलास्टिसिटी इक्वल है, क्यों?
वेट सर, क्यों मैं वो भी बताऊंगा। एक बीच में इक्वल्स टू 1, जितना ऊपर जाओगे ग्रेटर देन और इंफिनिटी, और जितना नीचे आओगे लेस देन एंड 0। ओके, सो करना क्या है, यहां पर ईडी इक्वल्स टू क्या कर दोगे, 1 कर दोगे, यहां पर ईडी ग्रेटर देन 1 कर दोगे, यहां पर ईडी इक्वल्स टू इंफिनिटी कर दोगे। ओके, इस पॉइंट में ईडी लेस देन 1 कर दोगे, और इस पॉइंट पे ईडी इक्वल्स टू 0 कर दोगे। सर ड्राइंग कर लिया आप लोगों ने? हाँ सर, क्या ड्रॉ कर लिया आप लोगों ने? ओके, यस सर। अगर आप लोगों ने ये ड्रॉ कर लिया, अभी प्लीज मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए। सर ये पूरा का पूरा जो डिमांड लाइन है, ये जो पूरा डिमांड लाइन है, इसका मिड पॉइंट इज दिस, है ना सर? इस डिमांड लाइन का मिड पॉइंट ये है। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो हम लोग इसका जो अपर रीजन है उसको अपर सेगमेंट बोल सकते हैं, और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम लोग लोअर सेगमेंट बोल सकते हैं, है ना? तो फॉर्मूला क्या है इस पॉइंट इलास्टिसिटी का? पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला कुछ ऐसा बना हुआ है सर, बहुत प्रैक्टिकल है सर, एकदम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, मैं अभी आपको रिलेट करूंगा। लोअर सेगमेंट ऑन द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑन द डिमांड कर्व, लोअर सेगमेंट ऑन द डिमांड एंड अपर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, लोअर वाला ऊपर होगा, अपर वाला नीचे होगा ऑन द डिमांड कर्व। पॉइंट टू बी नोटेड सर। तो पॉइंट इलास्टिसिटी मेजर करने का ये है तरीका। अब ये तरीका को समझना पड़ेगा। इन द फिगर गिवन बिलो एट द पॉइंट सी, लोअर सेगमेंट इज सीई। क्या ये बात समझ में आ रहा है सर? लोअर सेगमेंट मतलब सीई एंड अपर सेगमेंट मतलब एसी। हाँ सर, चलेगा ना? अपर सेगमेंट मींस एसी और लोअर सेगमेंट मतलब सीई। क्या ये बात क्लियर हो रहा है सर? लोअर सेगमेंट मींस सी एंड, क्या मैंने नाम दिया था इसका? अच्छा ये नाम नहीं दिया, सॉरी सॉरी, ए बी सी डी ई, ठीक है? तो ये इसको कर दो सीई और इसको कर दो एसी, ठीक है? मतलब यहाँ वाला। तो अगर हम लोग ऐसे बोले कि AC बाई सीई इक्वल्स टू 1, तो गलत होगा क्या बोलना? अगर मैं बोलूं कि सर AC बाई सीई मतलब, सॉरी CE बाई AC मतलब अपर सेगमेंट ऊपर, लोअर सेगमेंट ऊपर में होगा, है ना सर, फॉर्मूला के हिसाब से। तो CE बाई AC अगर मैं बोलूं और इसका मतलब अगर मैं 1 बोलूं, तो क्या गलत बोलेंगे? लॉजिक क्या है इसके पीछे? जियोमेट्रिकली सोचो, एक डंडा लो सर, बेसिकली एक डंडा लो, एक बड़ा सा डंग ले लो आप हाथ में, ठीक है? एक डंडा लेके सोचो कि इसको अगर बीच से तोड़ोगे, ठीक है, तो इसका बीच वाला पार्ट, अगर बीच वाला पार्ट से अगर इसको अलग करते हो मिडिल पॉइंट से, तो ये अल्टीमेटली इक्वल टू 1 ही होगा ना? CE बाई AC इक्वल्स टू 1 ही होगा ना? हाँ सर, जोड़ने पे तो 1 ही है, जोड़ने पे तो 1 ही होगा। तो इसीलिए CE बाई AC मतलब 1। इसीलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू आल्सो 1। बात कुछ समझ में आ रहा है? किसी भी चीजों का मिड पॉइंट को जब तोड़ते हो तो ऑटोमेटिकली वो पॉइंट 1 ही होता है, बिकॉज वो मिड पॉइंट है और उसको जोड़ोगे तो 1 होगा। तो CE बाई AC जब आप करते हो तो 1 ही होगा। बट वेट एंड वॉच सर, इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1 एंड एट द पॉइंट D, मतलब ये C पॉइंट का बात मैंने बोला, C पॉइंट में 1 है, बट जब तुम C से D के तरफ जाओगे तब क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला? अगेन लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। अब क्या हो गया? DE बाय AD। ध्यान से सुनो बात को, ये तो था सर मीट पॉइंट पे, जब तुम C पॉइंट को बेस बना के चल रहे थे तो CE बाई AC इक्वल्स टू 1 हुआ। बट जब तुम थोड़ा नीचे आओगे, अब तुम्हारा बेस पॉइंट है ये D पॉइंट, तो अब तुम्हारा पॉइंट इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा? हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी मेजर करना है। अब तुम्हारा पॉइंट हो जाएगा लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, DE बाय AD, DE बाय AD। ध्यान से देखो सर, तो जब तुम DE बाई AD करोगे तो तुम मुझे एक बार बता सकते हो सर कि तुम्हारा जो ये पॉइंट होगा, ये ED लेस देन 1 होगा कि इक्वल्स टू 1 होगा कि ग्रेटर देन 1 होगा? क्या लग रहा है? अगर दिस साइड
मतलब जो लोअर साइड है वो साइज में कम है, इसका एरिया कम है, और अपर साइज जो है, अपर सेगमेंट जो है उसका साइज बड़ा है। तो अपर सेगमेंट अगर बड़ा है वो नीचे है और लोअर सेगमेंट छोटा है फिर भी ऊपर है, तो आपका ईडी ग्रेटर देन 1 होगा कि लेस देन 1 होगा? लेस देन 1। Question है ना one. सर? आंखों देखी समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो सर, आंखों देखी समझ में आ रहा है? यस और नो? से फॉर एग्जांपल डी इक्वल्स टू आपका है 1 और ईडी इक्वल्स टू है 3, ठीक है, तो 1/3, तो 1/3 मतलब ये ईडी इक्वल्स टू ईडी लेस देन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1/3 मतलब जितना हो जाए करके देखो, 0.66 कुछ आएगा, 0.333 आएगा, ठीक है, तो ईडी लेस देन 1 हो जाएगा। ये सब जियोमेट्रिकली प्रूफ चल रहा है। अब सेम पैटर्न को आपको क्या करना है, अब इसी बात को आपको बी पॉइंट में दिखाना है सर। जब आप बी पॉइंट में देखोगे अब बात बदल जाएगा, देखो ईडी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, बिकॉज अभी आपका लोअर सेगमेंट कितना है सर? लोअर सेगमेंट ज्यादा है ना, लोअर सेगमेंट मतलब बीई और अपर सेगमेंट मतलब ए बी। मतलब यहां पर आप देख सकते हो कि बीई का एरिया 3 गुना ज्यादा है कंपेयर टू ए बी का एरिया, तो 3/1 इक्वल्स टू 3, सो ईडी ग्रेटर देन 1। बोलो सर, क्या पॉइंट में आपको समझ में आ रहा है सर कि कब ईडी इक्वल्स टू 1 हुआ, कब ईडी लेस देन 1 हुआ और कब ईडी ग्रेटर देन 1 हुआ? अगर आपको ये पॉइंट क्लियर होता है तभी जाके मैं आगे बढ़ पाऊंगा। प्लीज टेल मी सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. है ना सर? तो बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो जब आप हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी को मेजर कर रहे हो, बीच में 1 है, नीचे आओगे तो लेस देन है, एकदम नीचे जाओगे तो इसमें क्या इलास्टिसिटी, किसके साथ कंपेयर करोगे? तो 0 सर है। डी पॉइंट में लेस देन 0। ये 0 है सर। हाँ सर, दिस इज 0 पॉइंट। यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता, इस यहाँ पर मेरा ना ये सॉफ्टवेयर में मेरा पेन यहाँ सर पर डी काम, पॉइंट में भी। डी पॉइंट में, डी पॉइंट लेस देन 0 है, लेस देन 1 होगा, सॉरी ये लेस देन 0 नहीं सर, लेस देन 1 होगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा चेंज कर लीजिए कॉपी में, मैंने तो यहाँ पर तो सही किया, लेस देन 1 ही किया, वहां पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ईडी लेस देन 1 होगा सर, हाँ, लेस देन 0 नहीं, ठीक है, और ये ईडी इक्वल्स टू 0 होगा ये वाला, ओके सर। ये ईडी लेस देन 1 होगा, ये मैट मैं आपको शेयर करूंगा जिनके पास नहीं है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है सर, ये लेस देन 1 होगा नॉट 0, और ये 0 एक्चुअली यहाँ पर होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब प्रिंट करने के टाइम पे कुछ गड़बड़ हो गया है। अब देखो सर ध्यान से, यूजिंग द अबव फॉर्मूला वी कैन गेट इलास्टिसिटी एट वेरियस पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व एज वी मूव फ्रॉम ई टुवर्ड्स ए। जितना हम ई से ए की तरफ जा रहा है, ई से ए की तरफ, ई इज अ 0 पॉइंट सर, ई इज अ 0 पॉइंट। आप ये वाला देखो, ये 0 है, ई इज अ 0 पॉइंट। आप 0 से किधर जा रहे हो? ई से ए की तरफ, इंफिनिटी। 0 से कहां तक जा रहे हो सर? इंफिनिटी तक जा रहे हो। Using the above formula, we get elasticity at various points on the demand curve. As we move from E to A, elasticity goes on increasing. जैसे जैसे 0 से A की तरफ जा रहे हो सर, elasticity धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले 0, फिर लेस देन 1, फिर 1, फिर ग्रेटर देन 1, फिर इंफिनिटी। क्या ये बात क्लियर हो रहा है सर? जितना आप 0 से E पॉइंट से A पॉइंट की तरफ जा रहे हो, हर पॉइंट में आपका इलास्टिसिटी इंक्रीज कर रहा है। इज दिस पॉइंट क्लियर सर? हेलो सर? यस सर। यस सर। यस है ना? और बीच में क्या हुआ? मीड पॉइंट पे ये इक्वल टू 1 हुआ, एंड एट ए ये इंफिनिटी हो गया। एक टाइम पे जब बात जाके इलास्टिसिटी इंफिनिटी हो जाता है, मतलब कितना भी कुछ कर लो वो इनफाइनाइट ही होगा, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था, है ना सर? प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने ऐसा ग्राफ भी ड्रॉ करना सीखा था। कहाँ गया सर? ईडी इक्वल्स टू इंफिनिटी। ऐसा देखने में होता है सर डिमांड कर्व का इंफिनिटी। प्राइस, एक कुछ भी प्राइस रेंज में पुट कर लो, डिमांड उसका बढ़ता ही जाता है ना, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व बनता है। प्राइस पॉइंट कुछ भी हो जाए, एक रेंज में बांध दो उसको, उसका डिमांड बढ़ता ही जाता है। इस तरह का डिमांड भी देखने को मिलता है मार्केट में, ठीक है। नॉर्मली नशा के चीजों में ऐसा होता है, दाम कुछ भी हो जाए वो बढ़ता रहता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि ये जो ईडी इक्वल्स टू इंफिनिटी आपने देख लिया और ईडी इक्वल्स टू 0 भी आपने देख लिया, तो ओवरऑल पॉइंट का क्या रेंज कितना हो गया सर? 0 टू इंफिनिटी। हाँ सर, डिमांड का रेंज कितना हो गया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का रेंज कितना हो गया बोलो? 0 to infinity। तो अगर आपको कभी भी कोई पूछे कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहां से कहां तक चलता है, तो आपका जवाब क्या होगा?
0 to infinity. इन्फिनिटी। ओके, किसी भी प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी 0 से इन्फिनिटी लेवल तक मूव करता है। अब अभी भी खत्म नहीं हुआ, रुको। तो यही देखो, A is it is infinity and E it is 0, elasticity is lies between 0 to infinity। तो ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको बहुत केस में पूछा जाता है कि प्रूव दैट इलास्टिसिटी लाइज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। आपको एक ऐसा ग्राफ दे देगा और वहां से आपको एनालिसिस करके पूछ लेगा कि भाई कैसे प्रूव, कौन सा पॉइंट प्रूव करता है 0 टू इन्फिनिटी। अब सर ज्योमेट्री मेथड तो आपको समझ में आ गया होगा, क्या रे, आया कि नहीं आया? ज्योमेट्री मेथड में किसी को कोई हाँ, डाउट सर। है क्या? यस सर। इसको याद Yes, रखने का, इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री मेथड को याद रखने के लिए मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया सर। सर एक ह्यूमन बॉडी देखते हैं, ठीक है? ऐसे अगर एक ह्यूमन बॉडी को मैं ले लूं, एक सेकेंड, कौन सा बॉडी लिया जाए, चलेगा? सर ध्यान से देखो, मैं आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, इकोनॉमिक्स है, बट मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा सर। आप लोग को ये ह्यूमन बॉडी दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। ध्यान, हाँ सर ध्यान से देखना सर। ये ह्यूमन बॉडी से आपको मैं पॉइंट इलास्टिसिटी समझाऊंगा, सुन रहे हो आप लोग? ठीक है, बस आप पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा समझिएगा। सर ये पूरा ह्यूमन बॉडी का बीच पॉइंट कौन सा है? मिड पॉइंट, ये एरिया ना सर, वेस्ट का एरिया, क्या रे, Yes sir. है ना? सर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉडी को दो हिस्सों में अगर बांट दिया जाए, अगर इस इंसान को तुम बोलोगे कि भाई स्ट्रेच करके नीचे झुको, तो इसका बॉडी कहां से टूटता है? West sir. वेस्ट से, है ना? तो इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या है सर? हमारे कमर में या वेस्ट में इलास्टिसिटी कितना है, बोलो? 1 So equals to 1. इक्वल्स टू 1। तो कमर में आपका इलास्टिसिटी कितना है? ED इक्वल्स टू 1, 1. है ना सर? आया ना मजा? Yes sir. अभी आपको नीचे आना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बॉडी का? नेक्स्ट पॉइंट कहां से बॉडी चेंज होता है? देखो, From thigh to knee. थाई टू नी का जो एरिया है, नी में पॉइंट आया ना एक स्ट्रेच करने का। Yes sir. नी में आपका अगर आपको कोई नी में बोले कि भाई नी को तोड़ के दिखाओ, तो आपका इलास्टिसिटी कमर जितना होगा कि उससे थोड़ा सा कम ही होगा? कम होगा. कम होगा, होगा। है ना? तो वहां पर इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू 1 की लेस लेस देन देन 1। लेस देन Less than Less 1. than लेस देन 1। चलो सर, सबको मजा आ रहा है लग रहा है। सर अगर आपको बोला जाए कि आपका जो फिट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है ना एक आपका, जो आपका फिर से स्ट्रेच करता है, Yes sir. इस पॉइंट को अगर आपको बोले कि भाई स्ट्रेच करके बताओ कितना फ्लेक्सिबल है, नी से ज्यादा या नी से कम? कम नी से कम। तो इक्वल ये टू पॉइंट 0। में जाके आपका इक्वल्स टू equal 0 to हो जाता zero है। हो जावे। यस सर। अब बॉडी के ऊपरी पार्ट में चलते हैं सर, बॉडी के ऊपरी पार्ट में चलते हैं। आप अपने कमर से शरीर को जितना अच्छे से कंट्रोल करते हो, इक्वली आप अपने बॉडी को उससे भी ज्यादा कंट्रोल कर पाते हो कमर के ऊपर भाग को। आपका जो वेस्ट का ऊपरी हिस्सा है उसको आप इससे ज्यादा कंट्रोल कर पाते हो। आप अपने जो गर्दन है इसको बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल वे में इसको आप इधर उधर कर सकते हो। ये समझो सर, Yes sir. है ना? यस मतलब क्या है इसमें आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब स्ट्रेच का इलास्टिसिटी मोर देन 1। मोर देन 1, है ना सर? मोर देन 1। और अगर आपका मैं जो ब्रेन है, मतलब अगर आपको मैं इसको थोड़ा ऐसे समझ सकते हो कि अगर किसी इंसान को ऊपर की तरफ अपने आप को स्ट्रेच करने बोला जाए कंपेयर टू नीचे, ठीक है, तो वो कितना भी ऊंचाई तक जा सकता है डिपेंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पर्सन फ्लेक्सिबिलिटी, है ना सर? आप नीचे कहां कूदोगे? बॉडी को नीचे नहीं खींच सकते, बट बॉडी को ऊपर लेके जा सकते ना। बात समझ रहे सर? Yes. आपको अगर मैं जंप करने बोलूं तो आप Yes, ऊपर ही sir. जंप करोगे, नीचे थोड़ी ना जंप कर पाओगे। एक प्लेन सरफेस में खड़े होके आप ऊपर की तरफ कितना भी जंप कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर जंप करने की ताकत, है ना? कोई मोटा है तो थोड़ा Yes, कम sir. करेगा, कोई पतला है तो थोड़ा ज्यादा करेगा। तो ओवरऑल आप जितना ऊपर की तरफ जाओगे आपका इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होता है। यस ना? Yes sir. है ना? यस तो ये ह्यूमन बॉडी हर पॉइंट में आपको इलास्टिसिटी समझाया।
बोलो सर, कोई डाउट? नो सर। नो सर। क्लियर हो रहा है सर? यस सर। यस सर। ठीक है। Yes, तो sir. तो हमेशा अपने बॉडी से समझना, पॉइंट इलास्टिसिटी समझना एकदम बच्चे का खेल हो जाएगा। ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी को समझ लेना, पॉइंट इलास्टिसिटी 2 मिनट में समझ आ जाएगा सर। बोलो सर, पॉइंट इलास्टिसिटी। अभी इतना देर से आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ रहा था कि क्या चल रहा है, लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट। अभी समझ में आया लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट? यस सर। यस सर। यस सर। क्या ये भूलने वाला चीज है? नो सर। मेरे को तो नहीं लगता Yes. कि अगर एक बार किसी ने इलास्टिसिटी को ह्यूमन बॉडी से जोड़ दिया, वो कभी भूलेगा इलास्टिसिटी को? कभी नहीं भूलना चाहिए, मास्टरी हो जाना चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ मेजरमेंट में, प्राइस इलास्टिसिटी मेजरमेंट में मास्टरी हो जाना चाहिए। कभी नहीं भूलने जैसा ट्रिक आपको मैं शेयर किया, ये रैंडमली दिमाग में आया मेरा, इसीलिए मैंने बोला आपको अभी। और एक मेथड है सर, मेथड का नाम है आर्क। मेथड का नाम है आर्क, सबसे पॉपुलर माना जाता है आर्क मेथड ऑफ इलास्टिसिटी मेजर करने का। ये आर्क मेथड क्या है? अच्छा, पॉइंट मेथड का सबसे हॉट लाइन क्या है सर? पॉइंट मेथड का सबसे हॉट लाइन है इलास्टिसिटी लाइज बिटवीन व्हाट सर? 0 to infinity। ये पॉइंट मेथड का सबसे हॉट लाइन है। ओके, याद रखिएगा इसको। बाकी ओवरऑल कॉन्सेप्ट यू हैव टू रिमेंबर। आर्क इलास्टिसिटी मेथड में क्या होता है सर? आर्क में, आर्क का मतलब क्या होता है, कोई बता सकते हैं सर? आर्क का मतलब? प्रेशर। आर्क का मतलब होता है प्रेशर। वेरी गुड सर, प्रेशर पॉइंट। ओके, इलास्टिसिटी होता है प्रेशर के बेसिस पे। ध्यान से सुनो, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। व्हेन प्राइस चेंज, क्या बोलते हैं आर्क? बोलते हैं व्हेन प्राइस चेंजेस somewhat larger, थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, and we have to measure elasticity over an arc on the demand curve। एक डिमांड कर्व के अंदर एक आर्क क्रिएट करता है, वो आर्क आपको यहाँ पर ग्राफिकली दिख रहा है। एक्चुअली ये एज्यूम किया जाता है रियल लाइफ में, ये अजम्पशंस आपको कंप्यूटराइज्ड वे में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू से एज्यूम किया जाता है। ये अजम्पशंस रियल लाइफ इकोनॉमी को देखते हुए किया जाता है। से बिटवीन ए एंड बी इन दिस फिगर, आपको दिख रहा है सर ए एंड बी पॉइंट? यस देखो सर, इसका ड्राइंग अगर आप लोग रटोगे तो रटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट सर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स होने के नाते आप रटोगे तो फिर प्रोफेशनल्स कैसे बनोगे? एक चार्टर्ड को, एक कंपनी सेक्रेटरीज को, एक कॉस्ट अकाउंटेंट को ये शोभा नहीं देता। आपको समझना होता है, तभी आप सोसाइटी में प्रेस्टिजियस पोजीशंस होल्ड करते हो। तो प्लीज डोंट मग अप एनीथिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, मगअप मत कीजिएगा सर, मगअप तभी होगा, समझ के मगअप करो। मगअप करने में कोई मना नहीं करता आपको। ओके, मतलब मुकोश तो करा या फिर रटने में कोई मना नहीं करता, रटो मगअप करो, बट समझ के। हाँ, नॉट लाइक साइलेंसर टाइप। साइलेंसर कौन है? 3 इडियट्स में सर 3 इडियट्स का कैरेक्टर है ना, 3 इडियट्स का कैरेक्टर याद है ना सर? हाँ, मुझे मतलब नहीं चाहिए, हम याद कर लेंगे, और याद करके क्या क्या सब उल्टा सीधा बोल दिया। तो याद करना अच्छी बात है, बट याद ऐसा ना करो जो समझ में नहीं आता वो याद करके क्या करोगे, है ना? आगे देखो सर, से बिटवीन ए एंड बी इन फिगर। ओके, तो रादर देन एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क में फर्क क्या होता है? पॉइंट हर पॉइंट में मेजरमेंट करता है, बट आर्क स्पेसिफिक पॉइंट में नहीं, एक प्रेशर पॉइंट क्रिएट करके मेजर करता है। इन सच केसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी इज यूज्ड। इन आर्क इलास्टिसिटी वी यूज एवरेज ऑफ द 2 प्राइस एंड क्वांटिटीज। 2 प्राइस पॉइंट एंड क्वांटिटी का एवरेज किया जाता है, ओरिजिनल प्राइस एंड न्यू प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी एंड न्यू क्वांटिटी। हाँ सर, ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी, न्यू प्राइस एंड न्यू क्वांटिटी। ओके, अच्छा ये थोड़ा यहाँ पर फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक, इस थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये वाला यहाँ पर आ जाओ सर। ये वाला कुछ नहीं है, ये एक्चुअली पॉइंट का फॉर्मूला यहाँ पर फिर से पेस्ट हो गया। Where P and Q are original price and quantity respectively, P1 and Q1 are subsequent price and quantity respectively। ध्यान से सुनो सर, एग्जाम्पल देख रहे हो सर क्या आप लोग? एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है? यस यस सर। देखो Yes. एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 10। जब प्राइस 10 है तो डिमांड क्वांटिटी है 50। जब प्राइस 10 है तब डिमांड क्वांटिटी है
50, प्राइस चेंज होके 11 हुआ, प्राइस चेंज होके 11 हुआ, डिमांड क्वांटिटी चेंज होके 45 हो गया। ऐसे नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या बताता है सर, दाम बढ़ने से डिमांड कम होता है कि ज्यादा होता है? डिमांड बढ़ने से दाम कम होता है। डिमांड बढ़ने से दाम कम होता है। मैं पूछ रहा हूँ कि दाम बढ़ने से डिमांड में क्या होता है? सर दाम बढ़ने से डिमांड कम होता है। दाम बढ़ने से डिमांड कम होता है। तो जब प्राइस 10 रुपीज था तो डिमांड था 50 यूनिट्स, दाम ज्यादा हुआ 11 हो गया तो डिमांड हो गया 45 यूनिट्स। एग्जाम्पल है, प्रेशर पॉइंट देखना है। अब आपको पूछा जा रहा है कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी यूजिंग आर्क मेथड, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी यूजिंग आर्क मेथड। तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है सर, EP इक्वल्स टू, फॉर्मूला वाइज अगर मैं आपको बताऊं, ये फॉर्मूला लिख सकते हो, Q ये क्वांटिटी है सर, 50 मतलब Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q प्लस Q1, लिख लो ना एक बार, Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q प्लस Q1 इनटू P प्लस P1 डिवाइडेड बाई P माइनस P1, लिख लोगे क्या? हाँ सर, ये सब हो गया। यस सर। आर्क का फॉर्मूला लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। मैं फिर से एक बार लिखता हूं, Q प्लस Q1, सही लिखा क्या? नहीं, पहले माइनस, ऊपर माइनस पहले आएगा, माइनस फिर नीचे प्लस, नीचे प्लस। ये एक स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है सर, Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q प्लस Q1 इंटू P प्लस, जस्ट ऑपोजिट होगा अभी, P1 डिवाइडेड बाई P माइनस P1। तो हमारे इस एग्जाम्पल में ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था? ओरिजिनल क्वांटिटी 50, 50। ओरिजिनल क्वांटिटी 50, ओरिजिनल और न्यू क्वांटिटी 45, 45। ओरिजिनल क्वांटिटी 50 प्लस 45 इंटू P कितना है 10 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 11, है ना? माइनस इग्नोर करना सर, सोल्यूशन करके बताइए सर कितना हो रहा है? 5 डिवाइडेड बाई 95 इंटू 21 डिवाइडेड बाई -1, बट ये माइनस को इग्नोर करना है आपको, यू शुड इग्नोर दिस माइनस बिकॉज हमें चेंज से काम करना है, माइनस से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। सर इसके नीचे 1.11, इलास्टिसिटी कितना हो रहा है सर? 1.11, 1.11, दैट मीन्स EP ED ग्रेटर देन 1, यस सर, यस सर। ED ग्रेटर देन 1। अब ये तो हो गया सर मैथ्स, लेकिन इसको आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। ये जो E इक्वल्स टू 1.11 है, इसको आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। अच्छा, यहाँ पर नोट में लिख के रखा है सर, ड्यू टू चेंज इन नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी वी इग्नोर द नेगेटिव साइन एंड कंसीडर ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इलास्टिसिटी, बिकॉज चेंज में आपको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होता है। इंस्टेड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टेड ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, इंस्टेड ऑफ कॉस्ट, सभी यही कॉन्सेप्ट यूज करता है। ओके सर? अच्छा देखो, ये अभी आपको क्या करना है, आपको आर्क कंसिडर करना है। तो चलो हम लोग आर्क ड्रॉ करते हैं, आर्क ड्रॉ करते हैं सर, मेरे साथ साथ कर सकते हो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ठीक है सर? अच्छा, प्राइस पॉइंट लेना है सर, दिस इज अ प्राइस लाइन एंड दिस इज अ क्वांटिटी लाइन। ठीक है, P से P1 हुआ, प्राइस लाइन क्या हुआ सर? P से P1 और क्वांटिटी Q से Q1। तो P से P1 दैट मीन्स 10 से 11, 10 से 11, जब प्राइस 10 से 11 हुआ। अच्छा, मुझे एक चीज बताओगे सर, जब प्राइस 10 था तो डिमांड कितना था? 50। 50। जब प्राइस 11 हुआ तो डिमांड 45, 45। है ना सर? अब ये रहा आपका डिमांड कर्व, ये थोड़ा ग्राफिकली करना, बिकॉज मतलब ये कार्विंग करना इसको, बिकॉज आपको क्या करना है, प्रेशर पॉइंट देखना है, तो स्ट्रेट मत करना। अब क्या हुआ सर, यहाँ पर एक प्रेशर पॉइंट क्रिएट हुआ, और ये प्रेशर पॉइंट क्यों? ये जो प्राइस के चेंज के कारण क्वांटिटी में चेंजेस, प्राइस के चेंज के कारण क्वांटिटी में चेंजेस, प्राइस में चेंज हुआ 1 पॉइंट में, क्वांटिटी में चेंज हुआ 5 पॉइंट में,
आप एक जगह थोड़ा ध्यान दो सर, आपको अभी समझ में आ जाएगा। लुक दिस पॉइंट, ए एंड बी एरिया, दिस ए एंड बी एरिया, ये ए एंड बी एरिया आपको क्या डिनोट करता है? ये ए एंड बी आपको डिनोट करता है ये चेंज का कॉन्सेप्ट। प्राइस के चेंज के कारण आपका यहां पर ये पॉइंट है, मतलब आपको मैं यहां से बताता हूं फिर से, देखो सर ध्यान से देखो। जब आपका प्राइस पॉइंट पी से P1 हुआ, पहले आपका प्राइस था 10, तब आपका क्वांटिटी था 50, अभी आपका प्राइस हो गया 11, तो आपका डिमांड हो गया 45। तो इस पूरा खेल में, ये पूरा खेल में जो मेन चेंजेस क्रिएट हुआ वो इसी जगह में हुआ ना सर। एक बार देखो ना सर समझ के, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एरिया। ये पूरा जो चेंज का खेल है उसमें प्रेशर कहां क्रिएट हुआ? मार्केट में। मार्केट प्रेशर किधर क्रिएट हुआ? ये एरिया में ना सर। इधर ये क्वांटिटी चेंज हो गया, इधर ये प्राइस चेंज हो गया, तो पूरा प्रेशर पॉइंट कहां पर गिरा? इस पॉइंट में, ए बी में, और ये ए बी जोन में, ए टू अरे बी सर एरिया थे, है ना सर। तो यही तो आपका प्रेशर पॉइंट है, और यही आपका क्या दर्शाता है? इलास्टिसिटी भी दर्शाता है, इलास्टिसिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। मतलब मार्केट में ये प्रेशर पॉइंट जितना ज्यादा होगा उसके ऊपर बेसिस करके मार्केट डिसाइड करता है कि मार्केट में से देखना, कभी भी किसी प्रोडक्ट में आप लोग ये वर्ड बहुत सुनते होंगे मार्केट में कि जब जैसे दुर्गा पूजा के टाइम पे मार्केट में प्रेशर ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा बेसी होता है। থাকে, मार्केट में डिमांड हाई होता है कि लो होता है? डिमांड हाई या लो? डिमांड बेसी हाई, থাকে, तो डिमांड हाई मतलब, डिमांड हाई मतलब कुछ प्रेशर हो रहा है। हाँ सर। यस, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी या तो ग्रेटर देन 1 होगा या फिर इलास्टिसिटी लेस देन 1 भी हो सकता है। जैसे कि मानो जब मार्केट में, जैसे कोरोना का जब बहुत भयंकर मतलब सिचुएशन क्रिएट हुआ था, है ना, मार्केट में लोग मार्केट निकलना बंद कर दिया था, रेस्टोरेंट का बिजनेस बंद हो रहा था, ऐसे सिचुएशन भी तो प्रेशर क्रिएट है। जब मार्केट में डिमांड कम हो जाते हैं, वो भी तो इलास्टिक पॉइंट है, बट वो इलास्टिक लेस देन 1 वाला पॉइंट है ना सर। कभी डिमांड का फोर्स आता है, कभी डिमांड लो हो जाते हैं, दोनों ही तो प्रेशर है, एक हाई प्रेशर एक लो प्रेशर। अरे हब ये भी ह्यूमन बॉडी के साथ देखो ना, ह्यूमन बॉडी में 2 प्रेशर होता है कि नहीं होता? अरे सिस्टोल और डायस्टोल। फिर से सर बायोलॉजी में चले गए, फिर से बायोलॉजी में आ गए। हमारे बॉडी में भी 2 प्रेशर होता है, एक लो प्रेशर एक हाई प्रेशर। आपको भी होता होगा थोड़ा बहुत, भगवान करे कम हो, बट प्रेशर है सर, दुख दुख करता है सबका, लबडब सबका होता है। ओके, तो लबडब प्रेशर सबको झेलना पड़ता है। कहाँ होता है? हार्ट में, हार्ट रेट। हाँ सर, बॉडी में ब्लड का फ्लो के ऊपर डिपेंड करता है हमारे बॉडी का प्रेशर। यार ऐसा, जब जब हमारे बॉडी में ब्लड जो बहुत फास्ट दौड़ता है तो हाई प्रेशर, जब लो दौड़ता है तो लो प्रेशर। हाँ सर, आप डॉक्टरी पढ़ के आए क्या? हाँ सर, मुझे आपको डॉक्टरी नहीं पढ़ाना, मैं तो बस आपको बेसिक चीज जो मेरे को समझ में आ रहा है मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट मार्केट में भी कुछ ऐसा ही होता होगा। हाँ सर, प्रोडक्ट मार्केट में भी कुछ ऐसा ही होता Yes. होगा। यस और नो? कहाँ चला यस, गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इसी तरह से मार्केट डिमांड भी प्रेशर क्रिएट करता है, और जब वो किसी पर्टिकुलर प्रेशर पॉइंट में डिमांड क्रिएट करता है, प्रेशर के बेसिस में डिमांड को समझने का कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड आर्क इलास्टिसिटी, दैट इज कॉल्ड आर्क इलास्टिसिटी। समझ में आया सर? बोलो। यस, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैक्टर्स इफेक्टिंग इलास्टिसिटी और उसके साथ साथ इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी एंड आफ्टर दैट सप्लाई के बारे में बात करेंगे सर। बट अभी इनकम क्रॉस पढ़ना है, फिर सप्लाई में बात करेंगे, और सप्लाई नहीं, सप्लाई से पहले कंज्यूमर बिहेवियर होगा, सप्लाई से पहले कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये था मेरा आज का डिस्कशन। तो जस्ट टेल मी सर कि क्या आप लोगों को मेजरमेंट कुछ समझ में आ रहा है? अद्रिति और पिता, यस सर, बोलो सर। मन्ना, Yes, सुनीता, रौनक। यस सर। अद्রিতি কিছু Yes, বলছিস? বল। হ্যাঁ মোটামুটি আমি বুঝতে পারছি। মোটামুটি বুঝতে পারছিস? ঠিক আছে, একটু আমি প্রিভিয়াস 2-3টে ক্লাসেস আছে ডিমান্ডের, ওগুলো শেয়ার করে দিলে একটু দেখে নিবি, তাহলেই কানেক্টেড হয়ে যাবি, কোনো অসুবিধা হবে না। ঠিক আছে, স্যার, একটা আগে কথা পড়েছিস? হ্যাঁ বল স্যার, বল। সম্পদ কিছু বলছিস? স্যার হ্যাঁ স্যার, কিছু কোশ্চেন আছে। বলছিলাম যে স্যার দাঁড়া mock বলছি, test এ- বলছি, দাঁড়া এটা স্যার mock বলছি। test হুম বল। আমি
আগের দিন যে স্যার মক টেস্টটা দিলাম না আপনাকে, হ্যাঁ 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 ওইটা স্যার ইকোনমিক্সে একটা অঙ্ক বুঝতে পারছি না, আমারও প্রবলেম স্নেহাসেরও প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা তো পাঠাবি তো অঙ্কটা, অঙ্কটা আমাকে সেন্ড করে দিবি, আমি সলভ করে পাঠিয়ে দেবো। স্যার কম্পিউটার থেকে স্ক্রিনশট হচ্ছে না। हैं? सर क्वेश्चन नहीं मिला। अरे हम सीए को नहीं दिए, सिर्फ सीएस का जिनका था सिर्फ उनको दिया है। 73 নাম্বার। স্যার 73 এর যেটা আছে ওটা, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার আচ্ছা আমাকে 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 73 বলে দিলি, আমি ঠিক আছে, আমি ওটা এবারে দেখে নেব একটু কি আপনার প্রবলেম বলছিলাম যে আপনি যে 3টে মক টেস্টের পেপার পাঠিয়েছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা কি সানডে টেস্টের কোন একটা মক টেস্ট আছে নাকি? 3 मॉक टेस्ट मैं सीएस स्टूडेंट को दिया हूँ सर, वो मॉक टेस्ट आपको प्रैक्टिस करना है, मैं संडे को एक स्मॉल टेस्ट अरेंज करूंगा। ठीक স্যার है ওটা আপনি সুদয় লিখে দিয়েছিলেন, ওটা দিয়ে স্যার ওটাতে কনফিউজ হয়ে গেছি আমি। কি লিখে দিয়েছিলাম? স্যার সানডে সুদয়। থেকে এনটা উঠে গেছিল, সুদয়, আর ওটা নিয়ে আমরা কন্ট্রোভার্সি শুরু হয়ে গেছিল। ও না না, এটা সানডে টেস্ট জাস্ট একটা স্মল। ও স্যার বলছে, আমি স্যার বলেছি ওটা সানডে টেস্ট আছে গ্যারান্টি, ও বলছে স্টাডি টেস্ট, আমি স্টাডি টেস্ট বলে কিছু হয় না। ওকে ওকে ঠিক আছে স্যার, আজ সানডে নাই, থেকে আমি বলে দেবো সানডে ইভিনিং এর দিকে নেব। আর স্যার ওই এনভায়রনমেন্ট আর ইয়ের পিডিএফটা দিয়ে দিন না। আচ্ছা ওটা দেওয়া হয়নি না, আচ্ছা দিয়ে দেবো আজকে। না এনভায়রনমেন্ট স্যার আর কালকে কালকে সকালে দেবো ওটা। ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ স্যার আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। अच्छा ठीक है, ओके बाय सर फिर।